तो अपन कल डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने जनरल बातें जानी थी, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या है। फिर मैंने बताया था ये आपके जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तीन मॉडल में आता है, जिसमें बाइकुला, पोदनूर और आपका हावड़ा मेक है। फिर उनमें जनरल डिफरेंस क्या है वो डिस्कस किया था अपन ने। फिर बाइकुला मेक के बारे में अपन ने बात करी थी, जिसमें बताया था कि यह ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट तीन पार्ट में आता है: ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, बेल यूनिट और आपका पोलराइज्ड रिले। और उसमें अपन ने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें इंडिकेशन पैनल क्या होता है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो उसमें अपन ने टॉप इंडिकेटर, बॉटम इंडिकेटर के बारे में कल बात की थी, क्या होता है, क्या इनका फंक्शन है, क्या जानकारी अपन को देते हैं। फिर मैंने ऑपरेटिंग पैनल के अंदर एसएम की का फंक्शन बताया था। और उसके बाद ऑपरेटिंग हैंडल के बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। और ऑपरेटिंग हैंडल के ऊपर जो लॉकिंग है, मैकेनिकल लॉकिंग, किस तरह से अचीव की जाती है, उसके लिए जो मैकेनिकल असेंबली लगी होती है या एक मैकेनिज्म लगा होता है जिसको डोर लॉक मैकेनिज्म बोलते हैं, तो वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। फिर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरह से ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग हैंडल के साथ, वो भी अपन ने कल डिस्कस किया था। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग हैंडल पे एक चीज कल बच गई थी, तो मैंने कहा कल डिस्कस करेंगे। तो उसमें आज बात करते हैं अपन बेल प्लंजर के बारे में। तो आपको बेल प्लंजर जो है ऑपरेटिंग हैंडल में आप देखोगे, ऑपरेटिंग पैनल जो होता है उसमें जो आपका ऑपरेटिंग हैंडल होता है उसके सेंटर में एक होल होता है, वहाँ पे एक एक्सटेंडेड रोड के साथ आगे एक वो जुड़ा रहता है बेल प्लंजर। और अंदर की तरफ आप देखोगे, जब ब्लॉक खोलते हो तो पीछे की तरफ इस रोड के साथ एक मेटल का ब्रिज कांटेक्ट होता है, मेटल का कांटेक्ट होता है जो दो स्प्रिंग कांटेक्ट को कनेक्ट करता है। आप लोगों ने जो ब्लॉक में काम करते हैं उन लोगों ने देखा होगा। और नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक पिक्चर बना के बता दूं किस तरह से दिखता है। शेयर माय मीटिंग विंडो, शेयर मल्टीमीडिया। आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आपका ये जो बेल, एक तो ये इसका पेन छोटा नहीं होता। ये आपका बेल प्लंजर है, अंदर की तरफ जाएगा तो ये इस तरह से एक्सटेंडेड मतलब रोड रहेगा। और उसके ऊपर मैंने आपको बताई थी एक इस तरह की पिन होती है जो आपके कम्यूटेटर डिस्क के साथ जुड़ी रहती है और उसको लॉक करके रखती है। जो मैंने आपको बताया था ये नॉन कोऑपरेटिव नेचर का ब्लॉक है। तो गलती से जब आप हैंडल पे हाथ रख रहे हैं तो उस समय ऑपरेट ना हो जाए, तो उसके ऊपर एक मैकेनिज्म इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको हैंडल जब भी ऑपरेट करना है तो बेल प्लंजर आपको प्रेस करना होता है। तो जैसे आप बेल प्लंजर प्रेस करते हो तो उस समय जैसे आप बेल प्लंजर अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो ये पिन बाहर निकलती है और आपका हैंडल फ्री हो जाता है और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसी हैंडल के पीछे की तरफ आपका एक मेटल का कांटेक्ट होता है जिसके ऊपर साइड में दो और एक ऊपर की तरफ स्प्रिंग कांटेक्ट होते हैं। तो इस मेटल के कांटेक्ट को अपन बोलते हैं ब्रिज कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रिज कांटेक्ट। ब्रिज का मतलब होता है दो किनारों को जोड़ना। तो ये आपका ब्रिज कांटेक्ट होता है इस बेल प्लंजर के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है। तो इसमें दो स्प्रिंग कांटेक्ट हमेशा बने रहते हैं। जब आपने बेल प्लंजर प्रेस नहीं कर रखा है उस समय आपका जो लाइन वायर जो होता है, लाइन वायर जो है वो आपके इस मेटल के कांटेक्ट से होते हुए
ये आपकी एक रिले होती है, बेल रिले, उसको कनेक्ट करता है। जब आपने बेल प्लंजर प्रेस नहीं कर रखा है उस समय ये जो मेटल का जो कांटेक्ट होता है, साइड की जो दो स्प्रिंग कांटेक्ट होती है वो आपस में मेक रहती है। तो उस समय लाइन वायर जो रहेगा वो बेल रिले से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? बेल रिले एक बनाई जाती है यहाँ पर, जो आपके रिसीविंग एंड जहाँ पर घंटी बजती है वहां पर वो बेल सर्किट को इनिशिएट करती है, वहां की लोकल बैटरी से वहां पर बेल को ऑपरेट कराता है। तो इस तरह का रहता है। और एक स्प्रिंग कांटेक्ट इसके ऊपर जो है वो टूटा हुआ रहता है, उसके ऊपर आपका बेल बैटरी का पॉजिटिव, यानी बेल बैटरी जो होती है उसका पॉजिटिव सप्लाई उससे कनेक्ट होता है। जब आप बेल प्लंजर प्रेस करते हो उस समय आपका ये जो मेटल का कांटेक्ट है वो उस टूटे हुए कांटेक्ट से मेक होता है, यानी बेल बैटरी के पॉजिटिव को इस मेटल के कांटेक्ट से होते हुए लाइन से कनेक्ट करता है। और सामने वाले एंड पर वही लाइन वायर जाकर के क्या करता है, वहां पर जब बेल प्लंजर प्रेस नहीं है तो वो लाइन जो है वो उससे जुड़ी रहती है बेल रिले के कॉन्टेक्ट से, और वहां पर वो बेल रिले एनर्जाइज होती है, और एनर्जाइज होने के बाद वहां की लोकल बैटरी से बेल ऑपरेट होती है। तो आपका ये जो बेल प्लंजर होता है, एक तो आपका मैंने फंक्शन बताया था नॉन कोऑपरेटिव नेचर का ब्लॉक है, उस समय गलती से ब्लॉक का हैंडल ऑपरेट ना हो तो उसके ऊपर एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि जब भी उसको ऑपरेट करना हो तो बेल प्लंजर प्रेस करना रहेगा। तो उसके लिए वहां पर एक कम्यूटेटर पिन लगी होती है जो इसके बेल प्लंजर के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आप जैसे ही बेल प्लंजर को प्रेस करते हो तो कम्यूटेटर पिन बाहर आती है, जो कल मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर डिस्क बताते समय। तो वहां पर एक कम्यूटेटर पिन होती है, वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के साथ ही आपका ये जो कम्यूटेटर डिस्क है वो फ्री होता है और आप हैंडल को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, इस बेल प्लंजर का काम होता है अटेंशन कोड भेजना, यानी सामने वाले एंड पर बेल को ऑपरेट करना। तो जब बेल प्लंजर प्रेस नहीं है तो मैंने बताया था इसके बेल प्लंजर के पीछे की तरफ एक मेटल का कॉन्टेक्ट है जिसको ब्रिज कॉन्टेक्ट बोलते हैं, वहां पर 3 स्प्रिंग कॉन्टेक्ट होते हैं, इसमें 2 कॉन्टेक्ट हमेशा बनते हैं। तो जब बेल प्लंजर प्रेस नहीं है उस समय लाइन वाला जो स्प्रिंग कॉन्टेक्ट है वो हमेशा बेल रिले वाले स्प्रिंग कॉन्टेक्ट से जुड़ा रहता है। और जब बेल प्लंजर प्रेस करते हो हेलो, नमस्ते सर, उदय बोल रहा था एक बार। हाँ बोलिए। सर मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था, अब ज्वाइन हो पाया हूँ मैं सर। हाँ वो मैं एडमिट देख रहा हूँ, मैसेज आ रहा है मेरे पास। वॉइस बंद कर दें आप, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि बेल प्लंजर के 2 काम हैं, एक तो नॉन कोऑपरेटिव फीचर के तहत हैंडल को ऑपरेट करने के दौरान ये सुनिश्चित करना कि उसका जो ऑपरेशन हो रहा है वो कॉन्शियस ऑपरेशन हो रहा है। तो एक तो वो सुनिश्चित करना, दूसरा आपका बेल कोड भेजना। तो बेल कोड के लिए मैंने बताया था बेल प्लंजर के पीछे की तरफ आपका एक मेटल का कांटेक्ट होता है जो ब्रिज कांटेक्ट बोलते हैं, वो 3 स्प्रिंग कांटेक्ट से कनेक्ट रहता है। तो जब आपका एक्चुअल में उस समय कोई भी 2 कांटेक्ट बनते हैं, एक समय में 2 ही कांटेक्ट बनते हैं, एक आपका ब्रेक रहता है। तो जब आप बेल प्लंजर प्रेस नहीं है उस समय लाइन का जो स्प्रिंग कांटेक्ट है वो बेल रिले के स्प्रिंग कांटेक्ट से मेक रहता है। और जब आप बेल प्लंजर प्रेस करते हो उस समय बेल बैटरी का जो पॉजिटिव कांटेक्ट है, स्प्रिंग कांटेक्ट जो ऊपर की तरफ होता है, वो मेक होता है, और उस समय बेल बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई इस मेटल के कांटेक्ट से होते हुए लाइन पर जाती है और सामने वाले एंड पर ही जाके बेल को ऑपरेट करती है। तो बेल का जो काम है, एक तो है कोऑपरेटिव फीचर, जो नॉन कोऑपरेटिव फीचर है उसके अंदर कॉन्शियस ऑपरेशन को सुनिश्चित करना, दूसरा आपका अटेंशन कोड भेजना। और यहाँ पर जब ये अटेंशन कोड भेजता है तो उस समय सामने वाले एंड पर बेल ऑपरेट होती है, और वो बेल जो होती है वो सिंगल स्ट्रोक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये आपका बेल प्लंजर हो गया यहाँ पर उसका काम। और अब अपन यहाँ पर बात करेंगे वापस, नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपका इंडिकेशन पैनल हो गया, इंडिकेटर हो गया, फिर आपका ये ऑपरेटिंग हैंडल में हैंडल का बता दिया मैंने आपको, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरह से काम करता है वो कल अपन ने डिस्कस किया था। और कंडीशनल लॉकिंग के लिए इसके ऊपर जो मैकेनिकल असेंबली लगी होती है जिसको डोर लॉक मैकेनिज्म बोलते हैं, वो भी अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। और इसके ऊपर हाफ नॉच क्यों बनाते हैं वो भी अपन ने डिस्कस किया। बेल प्लंजर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेल प्लंजर का क्या काम है। तो एक तो है नॉन कोऑपरेटिव फीचर्स के दौरान कॉन्शियस ऑपरेशन को सुनिश्चित करना, दूसरा आपका है अटेंशन कोड भेजना। तो एसएम की का बता दिया। फिर नेक्स्ट आपका जो इक्विपमेंट आता है, ये तो हो गया ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या दिखता है, क्या क्या चीजें लगी होती है, किस तरह से वो काम करता है। नेक्स्ट आपका अलग से एक यूनिट आता है जिसको बोलते हैं बेल यूनिट। इस इक्विपमेंट में बेल और टेलीफोन सर्किट अलग लगा होता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं आता है, और यह अलग एक वायर से ऑपरेट होता है। तो आप बेल यूनिट सामने फिगर में देख रहे होंगे, उसके बॉडी का कलर ग्रीन है, उसके ऊपर व्हाइट कलर से बेल यूनिट लिखा रहता है, और उसके ऊपर गोंग रहेगा जो फ्रंट से देखेंगे। और बैक साइड से जब ढक्कन खोलते हैं तो अंदर की तरफ आपको
एक ऊपर कोयल लगी दिखती है और उस आर्मेचर के ऊपर एक कॉन्टैक्ट स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आर्मेचर जब प्रेस नहीं है मतलब एनर्जाइज नहीं है तो उस समय आपका फ्रंट कॉन्टैक्ट ब्रेक रहेगा, जब एनर्जाइज होता है उस समय फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक होता है। तो ऊपर वाली जो ये रिले लगी होती है इसको बोलते हैं बेल रिले, और नीचे आपको दो कोयल ब्लैक ब्लैक कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं बेल कोयल। और यहाँ पर ये बेल कोयल एक्चुअल में सीरीज में जुड़ी होती है, दो कोयल अलग अलग होती है लेकिन सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक है। और इसी के साइड में अंदर की तरफ एक्चुअल में बाहर की तरफ आप देखोगे लेफ्ट साइड में हुक लगा होता है, वहां पर एक एचएमटी लगी रहेगी और अंदर इसका वॉइस सर्किट होता है। ये आपका नॉन आरी का कॉन्सेप्ट रहेगा। आरी के अंदर अपन क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बेल का तो सेम होता है, बेल टेलीफोन, लेकिन कनेक्ट करने के लिए अलग से एक बेल इक्विपमेंट लगता है जो आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से वो काम करता है। और वो इसलिए लगाया जाता है, मैंने आपको शुरू में पढ़ाते समय बताया था, आरी एरिया में जब इस ब्लॉक को काम में लेते हैं तो उस समय इसके इनपुट एंड पर तो एक फिल्टर यूनिट लगाते हैं। फिल्टर यूनिट इसलिए लगाते हैं कि आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो एसी फॉर्म का होता है, वो एसी सप्लाई ब्लॉक के अंदर ना चली जाए। दूसरा एक फैंटम सर्किट डिजाइन किया जाता है। फैंटम सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बनाया जाता है कि आपके कंडक्टर की सेविंग करना, यानी 4 कंडक्टर पे आपको अलग अलग सर्किट चलाना, ठीक है। तो आगे किस तरह से चलेगा वो बात करेंगे। तो उसके साथ ही जब आप वहां पर बात करेंगे तो उस समय बेल जो है डीसी फॉर्म में वहां पर नहीं जा सकती है क्योंकि वहां पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर नहीं करता है। तो उसके लिए पहले वहां पर बेल इक्विपमेंट के द्वारा अपन क्या करते हैं, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और वो एसी उस ट्रांसफार्मर के माध्यम से दूसरे एंड पर जाती है और लाइन पर चलते हुए दूसरे एंड पर पहुंचती है, ठीक है। तो अलग से एक बेल इक्विपमेंट लगता है। उसके बाद इंटरनल सर्किट जो है वर्किंग ब्लॉक का वो सेम रहता है, वहां पर वापस जाके वो डीसी में कन्वर्ट होती है रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा और वो डीसी आके इसी बेल रिले को ऑपरेट करती है। बाकी इंटरनल मैकेनिज्म सेम रहता है, खाली यही है कि जो मीडिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि लाइन पर जो जाता है वो एसी फॉर्म में जाता है और वापस वहां जाके डीसी फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर अपन बेल यूनिट की बात करेंगे तो मैंने बताया था इसमें एक बेल रिले होती है, बेल कोइल होती है, टेलीफोन रहेगा और एक बेल गोंग रहेगा। और बेल गोंग के ऊपर एक आर्मेचर लगा होता है जो बेल कोइल के द्वारा ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले बेल रिले की बात करेंगे। बेल रिले जो इस इक्विपमेंट में होती है वो एक्चुअल में सामने वाला जब बेल प्लंजर प्रेस करता है उस समय जो बेल सप्लाई आती है वो इस बेल रिले को एनर्जाइज करती है। और यहाँ पर ये बेल रिले लोकल एंड पर जो बेल सर्किट है उसके द्वारा बेल को ऑपरेट करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेल रिले की जो कोइल का रेजिस्टेंस है वो 500 ओम रहता है और इस की जो कोइल को मिनिमम वर्किंग करंट जो चाहिए वो 7.5 मिली एम्पेयर चाहिए। तो 7.5 से 10 मिली एम्पेयर करंट देते हैं अपन। तो बेल बैटरी जब भी डिजाइन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, बेल की जो सप्लाई रहती है वो 10 मिली एम्पेयर प्लस लाइन ड्रॉपेज लेते हैं कि ताकि ये सामने वाले एंड पर इस रिले को एनर्जाइज कर सके। बाकी मिनिमम 7.5 मिली एम्पेयर अगर करंट मिलेगा तो ये आपका आराम से ऑपरेट होता है। तो ये बेल रिले क्या करती है, जब आप बेल प्लंजर प्रेस करते हो, सामने वाला जब प्रेस करता है उस समय रिसीविंग एंड यानी जहां पर घंटी जा रही है वहां पर ये रिले एनर्जाइज होती है और एनर्जाइज होने के साथ ही वहां के फ्रंट कॉन्टेक्ट से लोकल बेल बैटरी की सप्लाई चल के आती है और बेल कोइल को एनर्जाइज करती है। और उसके बाद जैसे ही बेल कोइल एनर्जाइज होता है आपका आर्मेचर जो लगा है बेल गोंग के अंदर वो ऑपरेट होता है और वो स्ट्राइक करता है और आपको बेल सुनाई देती है और बेल जो रहती है वो आपका सिंगल स्ट्रोक नेचर का रहता है, ठीक है। फिर आपकी आती है बेल। तो बेल जो है वो अटेंशन कोड भेजने के लिए लगाई जाती है और यहाँ पर ये बेल यूनिट में लगी होती है और यहाँ पर जो बेल कोइल के रूप में 2 कोइल सीरीज में लगाते हैं जिसका टोटल रेजिस्टेंस 60 ओम आता है। एक्चुअल में एक बेल का जो कोइल का रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, 2 कोइल सीरीज में लगी होती है, दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो 60 ओम है और इसका जो वर्किंग करंट होता है वो होता है 85 मिली एम्पेयर। तो जैसे ही बेल रिले ऑपरेट होती है तो उस समय यह बेल कोइल बेल ऑपरेट करने का काम करती है और यहाँ पर ये बेल जो होती है वो सिंगल स्टॉप नेचर की होती है। फिर आपका तीसरा आता है टेलीफोन। टेलीफोन की जो सुविधा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे देते हैं वो अपन दोनों एंड के ऊपर स्टेशन मास्टर के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए देते हैं। तो इसके लिए आपका जो सर्किट होता है उसमें सिर्फ वॉइस सर्किट होता है। तो जब भी बात करनी होती है उस समय स्टेशन मास्टर अटेंशन कोड के द्वारा सूचना यानी बेल कोड के माध्यम से यानी बेल को ऑपरेट करके वो सामने वाले एंड पर सूचना देता है कि आप क्या काम करना चाहते हो यानी बात करना चाहते हो। उस समय उससे सूचना मिलती तब यहाँ के मास्टर टेलीफोन पे आते हैं और आपस में बात करते हैं। तो टेलीफोन जो है वो दोनों एंड के बीच में वर्बल कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। इस टेलीफोन में रिंगिंग सर्किट नहीं होता है।
फिर आपका ये तो हो गया बेल यूनिट अलग से। फिर मैंने बताया था जो बाइकुला मैक है उसमें पोलराइज रिले अलग से आती है। तो यहाँ पर एक रिले होती है पोलराइज रिले, जिसको पीआर रिले के नाम से जानते हैं। और इसका जो स्पेसिफिकेशन है लेटेस्ट में, एक्चुअल में दो तरह की आती है। एक ईस्टर्न रेलवे की आती थी पुराने ज़माने में, उसका आरडीएसओ ने अप्रूवल बंद मतलब मना कर दिया, उसको यूज में नहीं लेना है। लेटेस्ट में जो भी पोलराइज रिले काम में ली जाएगी वो आपकी IRS स्पेसिफिकेशन S31/80 की रहेगी। ये आपकी 3 पोजीशन रिले कहलाती है। 3 पोजीशन रिले का मतलब यह है कि इस पे आपकी कोयल पे जब सप्लाई नहीं है तब आर्मेचर आपका सेंटर पोजीशन में होता है, यानी एक स्थिति वो हो गई। जब आप कोयल पर पोलरिटी देते हैं, एक समय में एक देते हैं, दूसरे समय में विपरीत देते हैं, यानी एक समय में जब आपने R1 पे पॉजिटिव दिया और R2 पे नेगेटिव दिया, उस समय यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनता है। और जब आप R1 पे नेगेटिव देते हो और R2 पे पॉजिटिव देते हो, उस समय यहाँ पर रिवर्स कॉन्टैक्ट बनता है। इसलिए इसको 3 पोजीशन यानी 3 स्थिति बनती है, इसलिए इसको 3 पोजीशन रिले भी बोलते हैं। और यह रिले इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में टॉप इंडिकेटर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। PR रिले जो होती है इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में टॉप इंडिकेटर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। जब सामने वाला हैंडल ऑपरेट करता है उस समय ब्लॉक की जो सप्लाई है वो लाइन से होते हुए बॉटम और टॉप इंडिकेटर से होते हुए आपकी इस PR को ऑपरेट करती है। और ये PR रिले सेंडिंग एंड पर LSS के सर्किट को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? LSS के सर्किट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें जब आपके R1 पे पॉजिटिव आता है और R2 पे नेगेटिव आता है उस समय नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनता है और वो आपके LSS सर्किट को पूरा करता है। और जब R1 पे नेगेटिव आता है और R2 पे पॉजिटिव आता है उस समय ये आपके टियोल कॉन्टैक्ट को बनाता है। एक्चुअल में रिवर्स कॉन्टैक्ट होता है और उसके सीरीज में टियोल कॉन्टैक्ट कहलाता है। और वो क्या करता है, जाकर के आपकी SR रिले को एनर्जाइज करने का काम करता है। इस रिले का कोयल का जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअल में इसमें भी 2 कोयल सीरीज में जुड़ी होती है इंटरनली। टोटल जो रेजिस्टेंस आता है वो 77 ओम आता है। और इस रिले का जो रेटेड करंट, एक्चुअल में इस रिले में ये सुनिश्चित करना होता है कि इससे ज़्यादा करंट आपको नहीं देना, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा करंट देने पर आपके रेजिडुअल मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेटिक के जो गुण आ जाते हैं उसकी वजह से अनसेफ कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो इस समय क्या दिया है, रेटेड करंट ये दिया है अधिकतम 25 मिली एम्पेयर करंट, इससे ज़्यादा करंट आपको इस कोयल को नहीं देना है। यानी आपको ये सुनिश्चित करना है कि ब्लॉक का जो वर्किंग करंट है वो 25 मिली एम्पेयर तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी पोलराइज रिले है। रिले का जो कोयल का रेजिस्टेंस है 77 ओम रहेगा, रेटेड करंट 25 मिली एम्पेयर है और IRS स्पेसिफिकेशन इसका S3180 रहेगा। और ये 3 पोजीशन रिले कहलाती है और ये टॉप इंडिकेटर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। इसमें आपको एक चीज़ और देना है, ध्यान रखना है, जब भी आप काम करने जाते हैं तो एक्चुअल में इसमें जो नॉर्मल और रिवर्स कॉन्टैक्ट होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। तो आपको एडजस्ट या तो करना ही नहीं, अगर मान लो किसी वजह से ये दिक्कत कर रही है तो आपको इसको सीधा ओवरऑलिंग के लिए भेजना है। और इस रिले का जो ओवरऑलिंग पीरियड है वो ब्लॉक के साथ ही होता है, यानी जब ब्लॉक को ओवरऑलिंग कराना है तब आपको रिले को भी ओवरऑलिंग कराना है। लेकिन अगर इसके पहले भी अगर ये दिक्कत करते तो आप इसका पहले भी ओवरऑलिंग करा सकते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी क्या करते हैं, अपन कॉन्टैक्ट एडजस्ट करते हैं किसी वजह से, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो आर्मेचर और नॉर्मल और रिवर्स कॉन्टैक्ट के बीच का जो गैप है वो 2.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है। वो गैप कभी भी आपका 2.5 से mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी PR रिले हो गई। फिर आपको ब्लॉक को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपकी जो पावर सप्लाई रहेगी वो 4 तरह की हो जाएगी। एक आपकी ब्लॉक की बैटरी कहलाएगी। ब्लॉक की बैटरी यानी जो ब्लॉक सर्किट को चलाने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई रहेगी ब्लॉक बैटरी की वो रहेगी 12 वोल्ट प्लस लाइन ड्रॉपेज। यानी आपको ये सुनिश्चित करना है कि मेरे को 25 मिली एम्पेयर तक करंट मिल जाए और मेरे सामने वाले एंड पर PR रिले ऑपरेट हो जाए, इतना मेरे को ब्लॉक की बैटरी लगाना है। जनरली अपन 16 से 17 वोल्ट लगाते हैं क्योंकि लाइन में जो ड्रॉपेज होता है, सिंगल लाइन कंडक्टर होता है, तो 16 से 18 के बीच की बैटरी अपन इसमें लगाते हैं ब्लॉक बैटरी में फील्ड में, अगर आपका आइडियल सेक्शन 10 से 12 किलोमीटर है तो। फिर आपकी दूसरी होती है बेल बैटरी। बेल बैटरी जो होती है वो आपके बेल को ऑपरेट करने के लिए काम में ली जाती है और वो आपके 9 वोल्ट प्लस लाइन ड्रॉपेज होती है, यानी लाइन में जितना ड्रॉपेज होता है उतना आपको ऐड करना है। फिर आपका टेलीफोन बैटरी रहेगा। टेलीफोन बैटरी 3 से 6 वोल्ट होता है। और एक आपकी होती है एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी मैंने आपको पहले ही बताया था पुश बटन ब्लॉक स्टोन में, जो आपके रिले रूम में जो रिले लगी है, एक्सटर्नल लोकेशन में जो रिले लगी होती है और वो जो फीडबैक देती है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को,
तो उनको ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई चाहिए उसको अपन एक्सटर्नल बैटरी बोलते हैं। और ये एक्सटर्नल बैटरी डिपेंड करती है कि आपके पास रिले कौन सी। अगर मेटल टू कार्बन यूज किया तो 24 वोल्ट डीसी रहेगा, और अगर आपने मेटल टू मेटल काम में लिए रिले तो 24 वोल्ट डीसी या 60 वोल्ट डीसी, जो भी रिले आपने काम में लिए वो आपकी पावर सप्लाई रहेगी। क्लियर? तो ये आपकी पावर सप्लाई होगी। 4 तरह की इस ब्लॉक को चलाने के लिए चाहिए आपको। फिर इसका आता है नेक्स्ट ब्लॉक का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो ऑपरेशन अपन पेंडिंग रखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप लोग जब ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के दौरान बता दिया जाएगा पुश बटन का भी और इसका एसजी डबल लाइन का भी किस तरह से ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसको अपन पेंडिंग रखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। फिर अब आते हैं इसके सर्किट पे। तो ब्लॉक के जो सर्किट हैं उसमें 4 सर्किट है मेनली। एक आपका आता है टेलीफोन और बेल सर्किट, यानी इसमें टेलीफोन और बेल किस तरह से काम करती है। और दूसरा आपका आता है इसमें पीआर और इंडिकेशन सर्किट, यानी रिले के ऊपर जो इंडिकेशंस आ रहे हैं और उसका जो क्या बोलते हैं पीआर कैसे ऑपरेट होती है उसका सर्किट। तीसरा आपका आता है एलएसएस कंट्रोल सर्किट। चौथा आपका आता है ब्लॉक रिलीजिंग सर्किट। इसमें 4 तरह के सर्किट है मेनली। तो उसमें सबसे पहले आपका व्यू रोटेट कैसे करेंगे, 1 मिनट। यह फिगर आप लोगों को दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? दिख रहा है दिख रहा है सर, ना? दिख रहा हाँ, तो इसमें हाँ। पहला जो सर्किट है बेल और टेलीफोन सर्किट है वो किस तरह से काम करती है तो उसको देखेंगे अपन। उसमें देखो बेल रिले को यहाँ पर दिया गया है नाम BXR। बेल रिले का नाम है BXR। और यहाँ पर आप सर्किट में देख रहे होंगे BXR रिले में R1 जो है वो आपके स्प्रिंग कॉन्टैक्ट X से जुड़ा हुआ है, और X जो है आपका जो लाइनिंग वाला एक दे रखा है ये आपका मेटल का कॉन्टैक्ट है जिसको ब्रिज कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जो आपके बेल प्लंजर से जुड़ा होता है। और यही मेटल का कॉन्टैक्ट आपका दूसरी तरफ लाइन से जुड़ा हुआ है, और सामने वाले एंड पर यही लाइन जो है वो मेटल के कॉन्टैक्ट से होते वापस X से जुड़ती है और BXR यानी बेल रिले से कनेक्ट हो जाती है। R2 दोनों एंड पर रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न पाथ अपन ने काम में लिया है तो वो रिटर्न पाथ से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसी के ऊपर की तरफ R2 में जाएंगे तो एक आपकी बेल लगी है, और इस बेल को ऑपरेट होने के लिए सीरीज में BXR का कॉन्टैक्ट चाहिए जो बेल रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट है। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको देखेंगे बेल बैटरी जुड़ी हुई है, और वो बेल बैटरी आपके X प्लस यानी जो तीसरा स्प्रिंग कॉन्टैक्ट है उससे टूटा हुआ उससे जुड़ी रहती है। और उसके नीचे वाले पाथ में आप देख रहे हो टेली लिखा हुआ है टेलीफोन, और टेलीफोन की अलग से बैटरी लगी हुई है। और बेल की सप्लाई आपके टेलीफोन सर्किट की तरफ ना चली जाए तो उसको रोकने के लिए इसके सीरीज में आइसोलेशन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्चुअल में बेल और टेलीफोन नॉन आर एरिया में एक ही कंडक्टर पे काम करती है। रिटर्न पाथ आपका अर्थ अलग से लगा रहता है। तो जब आपका दोनों एंड पर बेल प्लंजर प्रेस नहीं है उस समय आपकी रिले लाइन से जुड़ी हुई है, उस समय कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। तो जब आपको घंटी बजानी, जैसे मान लो लेफ्ट साइड में आपका स्टेशन ए है और राइट साइड में आपका स्टेशन बी है, तो ए स्टेशन बी को घंटी देना चाहता है उस समय क्या करेगा, बेल प्लंजर प्रेस करेगा। जैसे वो बेल प्लंजर प्रेस करता है उस समय ये एक्स वाला कॉन्टेक्ट टूट जाता है, एक्स प्लस जो है इस ब्रिज कॉन्टेक्ट से जुड़ता है और एक्सएल पर बेल की पॉजिटिव सप्लाई भेजता है, और ये पॉजिटिव सप्लाई सामने वाले एंड पर पहुंचती है और लाइन से होते हुए ब्रिज कॉन्टेक्ट से होते हुए आपकी रिले पर पहुंचती है। और आपकी ये BXR रिले जो है जिसको बेल रिले बोलते हैं आपकी एनर्जाइज होती है। और जैसे ये एनर्जाइज होता है तो आपके राइट साइड में जो स्टेशन है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे एक BXR का फ्रंट कॉन्टैक्ट आपके बेल कोयल के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है।
तो ये जैसे ही बेल कोयल का ये फ्रंट कॉन्टेक्ट मिलता है, उस समय वहाँ की लोकल बेल बैटरी से सप्लाई एक्सटेंड होके जाती है और बेल को ऑपरेट करती है। इस तरह से इसका सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। और सेम आपका यहाँ पर रहेगा ये स्टेशन बी फिल्टर राइट यूनिट साइड। के थ्रू जाएगी ना सर? क्या बोल रहे हो? आरई एरिया में ये फिल्टर फिल्टर यूनिट के यूनिट के थ्रू थ्रू जाएगी। जाए। आरई एरिया में फिल्टर यूनिट के थ्रू जाएगा, ये नॉन आरई कार्ड आएगी। हाँ, ओके ओके ठीक है, ओके। फिल्टर यूनिट में वो आगे आरई में क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी ये सिंपल सा सर्किट है नॉन आरई का, इसमें सिंगल कंडक्टर आपका अलग से दिया है और ब्लॉक के 2 कंडक्टर रहेंगे। मैंने कल बताया था कि नॉन आरई में जब काम में लेते हैं तो 3 कंडक्टर पे ब्लॉक ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें 2 कंडक्टर आपके ब्लॉक सर्किट के लिए चाहिए, 1 कंडक्टर आपका मेल और टेलीफोन के लिए चाहिए होता है। और इनमें रिटर्न पाथ जो रहेगा आपका अर्थ रहेगा। तो यहाँ पर ये जो अर्थ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके अर्थ की वैल्यू अलग अलग, मतलब अर्थ अलग रहेगा। तो ये BXR हो गया। किस तरह से घंटी जाती है समझ में आया? तो राइट साइड का स्टेशन भी ऐसे ही प्रेस करेगा तो उस समय यहाँ का बेल बैटरी का पॉजिटिव चल के सामने वाला एंड पर जाएगा और BXR को एनर्जाइज करेगा। और BXR जैसे एनर्जाइज होती है तो उसका फ्रंट कॉन्टेक्ट आपके ऊपर बेल कोइल के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, वो मेक होता है और वहाँ की लोकल बेल बैटरी की सप्लाई चल के जाती है और आपके बेल को ऑपरेट करती है। और जब आपको कम्युनिकेशन करना है, जब आपने घंटी दे दी, बाद में जब आप टेलीफोन पे बात करेंगे तो उस समय टेलीफोन को एनर्जाइज करने के लिए उसकी खुद की बेल बैटरी होती है। और जब वहाँ पर आप बात करते हो तो आपका जो AC फॉर्म में सिग्नल चलता है, वो सिग्नल चल के आपका क्या करेगा, कैपेसिटर से होते हुए इस एक्स से होते हुए मेटल ब्रिज से होते हुए लाइन पर जाएगा और सामने वाला एंड पर ही भी XL से होते हुए मेटल कॉन्टेक्ट से होते हुए एक्स पे होते हुए इस कैपेसिटर से होते हुए टेलीफोन पे जाता है और आपको बात सुनाई देती है दोनों एंड पर, ठीक है। उस समय आपकी ये BXR एनर्जाइज नहीं होता है उस सप्लाई से। लेकिन जब आपकी DC चल रही है, वो DC जाकर के टेलीफोन को खराब ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए इसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो आइसोलेशन को सुनिश्चित करता है, यानी जब आपका बेल सर्किट चल रहा है उस समय टेलीफोन सर्किट साथ में ना चले, ठीक है। तो ये आपका जो सर्किट है इसको बोलते हैं बेल और टेलीफोन सर्किट, बेल और टेलीफोन सर्किट। इसके बाद आपका एक सर्किट आता है आपका PR और इंडिकेशन सर्किट। PR और इंडिकेशन सर्किट, तो PR और इंडिकेशन सर्किट में आपका क्या रहता है, PR किस तरह से वर्क करती है, क्या पोलरिटी आती है, उस समय क्या इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा आपके इंडिकेशन किस तरह से मूव करते हैं, तो वो बताया गया है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आते हो तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें बैंड जो है, जब आप हैंडल ऑपरेट करते हो, तो मैंने कल स्प्रिंग कॉन्टेंट में बताया था, जब आप लाइन क्लियर करते हो तो 1 2 और 4 5 बनता है, टीओल करते हो तो 2 3 और 5 6 बनता है, जिसको लाइन क्लियर और टीओल कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आप फिगर में देख रहे होंगे तो यहाँ पर नीचे एक 1 2 3 4 5 6 करके स्प्रिंग कॉन्टेक्ट लिखे हुए हैं और 2 और 5 पे आपकी बैटरी लगी हुई है, 1 और 6 आपके रिटर्न पाथ से जुड़े हुए हैं और 3 और 4 जो लाइन से जुड़ा हुआ है, और वो लाइन में आपका बॉटम इंडिकेटर से होते हुए लाइन पर जाता है और सामने वाले टॉप इंडिकेटर से होते हुए वो PR को एनर्जाइज करता है, ठीक है। इस तरह का आपका सर्किट डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं अपन PR और इंडिकेशन सर्किट। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि इस ब्लॉक स्टोन में सारे ऑपरेशन रिसीविंग एंड के द्वारा किया जाता है। अगर आपका लेफ्ट का A स्टेशन है तो राइट का B स्टेशन रहेगा। तो जब A स्टेशन को गाड़ी भेजनी है तो ऑपरेशन जो है वो B स्टेशन करेगा। तो B स्टेशन इनिशियल में जब आपका ब्लॉक लाइन क्लोज कंडीशन में है उस समय मैंने बताया था कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, तो लाइन पर कोई पोलरिटी नहीं रहेगी और इंडिकेशन जो है वो लाइन क्लोज कंडीशन शो करेगा। जब आपको गाड़ी भेजनी है तब आप यहाँ से जो भी आवश्यक फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने के बाद सामने वाला एंड हैंडल को लाइन क्लियर पोजीशन में करता है, तो लाइन क्लियर के कॉन्टैक्ट बनते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 और 4 5 बनते हैं। उस समय पॉजिटिव सप्लाई 2 नंबर से होते हुए 1 से कहाँ जाती है, रिटर्न पाथ पे जाती है, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो 5 से होते हुए 4 में होते हुए लाइन पर जाती है और वो आपकी बॉटम कोइल से होते हुए लाइन पर निकल के सामने वाले एंड के टॉप कोइल से होते हुए R2 पे पहुंचती है, और R1 पे पॉजिटिव आता है, R2 पे नेगेटिव आता है। और अभी मैंने थोड़ी देर भी पहले बताया था कि जब R1 पे पॉजिटिव आता है और R2 पे नेगेटिव आता है उस समय नॉर्मल कॉन्टैक्ट बनता है। नॉर्मल और रिवर्स जो है वो आपके रिले के ऊपर जब आप फ्रंट में खड़े होते हैं तो वहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट लिखे रहते हैं, एक तरफ R1 लिखा रहेगा, एक तरफ R2, जिधर R1 लिखा उधर ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट रहेगा, जिधर R2 है उधर आपका रिवर्स कॉन्टैक्ट बना रहता है, और वही आपका लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है। तो जब आपका ये लाइन क्लियर स्थिति में करते हैं तो R1 पे पॉजिटिव आएगा, R2 पे नेगेटिव आता है, तो आपकी PR जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट को मेक करती है, और जैसे ही वो मेक होता है तो आपका LSS सर्किट इनिशिएट होता है। उसके बाद जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में एंटर होती है तो इस ब्लॉक में ऑटो ट्यूल का फीचर नहीं है। उस समय सेंडिंग एंड यानी स्टेशन A इसकी इंफॉर्मेशन सामने वाले एंड को अटेंशन कोड के माध्यम से देता है
और जब सामने वाला एंड यानी स्टेशन बी को अटेंशन कोड मिलता है तो वो हैंडल को टीओएल करता है। तो जब वो हैंडल को टीओएल करता है उस समय आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो है 2, 3 और 5, 6 बनते हैं। जब 2, 3, 5, 6 बनते हैं तो पॉजिटिव सप्लाई उस समय आपके 2 से होते हुए 3 में होते हुए कहाँ पे जाएगी, लाइन पर, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो 5 से होते हुए 6 पे होते हुए रिटर्न पाथ पे जाती है। और जब आपका पॉजिटिव सप्लाई लाइन पे जाता है तो बॉटम इंडिकेटर कोइल से होते हुए सामने वाले के टॉप इंडिकेटर कोइल पे पहुंचेगा और आपके पीआर के R2 पे पहुंचता है, और R1 पे जाता है नेगेटिव। और जब R1 पे नेगेटिव है और R2 पे पॉजिटिव है उस समय हमेशा रिवर्स कॉन्टैक्ट बनता है, यानी राइट साइड आपका डिफ्लेक्शन जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं अपन पीआर और इंडिकेशन सर्किट। तो एग्जाम में आता था, आपको ये बनाना होता है और पोलरिटी बतानी होती है, किस तरह से यहाँ पर पोलरिटी चलती है। क्लियर? तो सिंपल सा डायग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली आपको R1 और R2 पे ध्यान देना है कि R1 जो है वो आपका अर्थ की तरफ रहेगा और R2 आपकी टॉप इंडिकेटर के साथ कोइल से जुड़ेगा, दोनों तरफ आपको ये ध्यान देना है। और 2 और 5 पे जब बैटरी लगा तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि 2 पे पॉजिटिव रहेगी और 5 पे आपका नेगेटिव रहेगा। और 1 और 6 जो कॉन्टैक्ट है वो रिटर्न पाथ के लिए काम लिया जाता है, 3 और 4 जो है वो आपका लाइन से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो इसको अपन बोलते हैं पीआर और इंडिकेशन सर्किट। नेक्स्ट आपका जो बैटरी 2 रहेगी कि 3 सर? है, सर बैटरी कितनी रहेगी इसमें? बैटरी एक ही रहेगी भैया, ब्लॉक की बैटरी बताया ना, एक ही रहेगी भाई। दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए अलग लगी है, वो वहां से अलग से भेजेगा, टॉप इंडिकेटर अलग जो है ना। जब उसको गाड़ी लेना होगा स्टेशन ए को, तो वो अपनी ब्लॉक बैटरी को यूज करेगा। इस एंड में मैंने आपको बताया था डबल लाइन के अंदर फीचर ये है कि सारे ऑपरेशन रिसीविंग एंड करता है एक ही एंड। तो वो जो कर रहा है वो किसके लिए करता है, अपने यहाँ आने वाली लाइन के लिए कर रहा है, अपने यहाँ जो गाड़ी जिस लाइन के लिए आएगी। जाने वाले के लिए जो करेगा अपने यहाँ पे, वो सामने वाला एंड करेगा, तो उसकी ब्लॉक बैटरी काम आएगी। क्लियर? क्लियर हुआ ना? यस सर। तो ये आपका हो गया पीआर और इंडिकेशन सर्किट। दो सर्किट अपन ने पढ़े, टेलीफोन और बेल सर्किट, दूसरा अपने पीआर और इंडिकेशन सर्किट। तीसरा आपका आता है, इंपॉर्टेंट भी है, अगर सब्जेक्टिव पेपर जहां भी होता है, अभी तो खैर बंद हो गए आपके, लेकिन अगर आप एलडीसी के एग्जाम में बैठोगे, एडीएसटी में बैठते हैं, तो वहां पर सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेट या हर दूसरे साल या तीसरे साल आता ही है। इसको बोलते हैं अपन एलएसएस कंट्रोल सर्किट, लास्ट स्टॉप सिग्नल नियंत्रित सर्किट या एलएसएस कंट्रोल सर्किट। तो डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में मैंने अभी को बताया था कि एडवांस स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए पीआर रिले लगी होती है जो आपके लोकल सर्किट को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आपका देखो पिक्चर में, स्टेशन ए से जब गाड़ी भेजनी है तो एडवांस स्टार्टर का नंबर यहाँ पे 33 दिया हुआ है, और उसके आगे एक ट्रैक है जिसको फर्स्ट व्हीकल ट्रैक के नाम से जानते हैं। जनरली अपन सिग्नल के नंबर से उस ट्रैक का नंबर देते हैं, ठीक है। सिग्नल का जो नंबर होता है ट्रैक सर्किट का वो नंबर रहेगा। और यहाँ पर 2 रिले बनाई जाती है, एक होती है आपकी एलसीपीआर रिले जिसको बोलते हैं लाइन क्लियर प्रूविंग रिले, ठीक है, और एक आपकी रिले होती है एसआर जिसको बोलते हैं स्टिक रिले। और यहाँ पर जो एसआर होती है ये आपके 1 ट्रेन 1 लाइन क्लियर का जो फीचर है उसको सुनिश्चित करती है। एसआर जो है वो आपके 1 ट्रेन 1 लाइन क्लियर का फीचर सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप न्यूट्रल रिले कोई भी काम में ले रहे हैं तो उसका जो ऑपरेशन टाइम है, यानी अगर वो रिले एक बार ड्रॉप हो गई तो वापस पिकअप होने में जो समय लेती है वो समय 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसी रिले है तब आप उसको सिंगल रिले से ही सर्किट बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी रिले नहीं है तब आपको क्या करना है, 2 रिले का प्रयोग करना है। तो उस समय अपन क्या करते हैं, 2 रिले लगाते हैं, SR1 और SR2। फंक्शन वही है, खाली यहाँ पर वो ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए 2 रिले सीरीज में लगाई गई है। अगर अपने पास रिले इस तरह की है कि ऑपरेशन टाइम वो 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा ले रही है तो उस सिंगल रिले से भी अपन इस सर्किट को बना सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पर्पज है एसआर का वो ये है, सुनिश्चित करना है कि ब्लॉक के अंदर जो एक लाइन क्लियर दिया गया है वो एक ट्रेन के लिए दिया जाए, और फ्रेश लाइन क्लियर तब तक न दिया जाए जब तक वापस से फ्रेश लाइन क्लियर नहीं पूछ लिया जाता। उस फीचर को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर रिले लगाई जाती है जिसको बोलते हैं एसआर स्टिक रिले, जो इस ब्लॉक स्टोन में 1 ट्रेन 1 लाइन क्लियर का फीचर सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रिले हो गई, एसआर और एलसीपीआर, लाइन क्लियर प्रूविंग रिले। और यहाँ पर आपको ये जो बीआर के रूप में दिख रहा है एक आर्मेचर, और लेफ्ट में एलसी और राइट में टीओ लिखा हुआ है, ये आपकी पीआर रिले, ठीक है। तो जब यहाँ पे बैटरी का 24 जाता है तो देखो इनिशियल में आपका फर्स्ट व्हीकल ट्रैक पिकअप होना चाहिए। पिक्चर में फोटो आपको बनी हुई, मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इनिशियल में आपका ब्लॉक लाइन क्लोज कंडीशन में है तो उस समय आर्मेचर आपका सेंटर पोजीशन में रहेगा।
एडवांस स्टार्टर का लीवर नॉर्मल है, यानी 33 नंबर का लीवर नॉर्मल बैंड बना रहेगा, और आपकी 33 की जो डीआर है वो आपकी ड्रॉप रहेगी, यानी एडवांस स्टार्टर एलएसएस का जो डीआर है वो ड्रॉप रहेगा, और एडवांस के आगे का जो ट्रैक है वो पिकअप है। अब यहाँ से सप्लाई यही और आपके बीआर तक रुकी, आगे कहीं नहीं जा रही। जब आपको गाड़ी भेजना होता है तब आप क्या करते हो, रिसीविंग एंड को बताते हो, और उस समय रिसीविंग एंड पे फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो आपको लाइन क्लियर की परमिशन देता है, और उस समय वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के हैंडल को लाइन क्लोज से लाइन क्लियर की तरफ करता है। जैसे वो लाइन क्लोज से लाइन क्लियर की तरफ करता है तो अभी पीआर और इंडिकेशन सर्किट में आपने देखा कि लाइन क्लियर करने के दौरान आपकी नेगेटिव सप्लाई लाइन पे जाती है और पॉजिटिव सप्लाई रिटर्न पाथ पे चलती हुई जाती है। तो रिटर्न पाथ पे जब पॉजिटिव जाता है तो R1 पे पॉजिटिव पहुंचता है और R2 पे नेगेटिव पहुंचता है, तो उस समय आपका नॉर्मल कांटेक्ट बनता है जो लेफ्ट साइड में होता है। तो नॉर्मल कांटेक्ट बनेगा तो उस समय ये एलसी बैंड बनता है, एलसी वाला जो कांटेक्ट है वो मेक होता है, और जैसे ये मेक होता है उस समय आप देखेंगे सप्लाई आपकी एफबीटीआर के कांटेक्ट से होते हुए, डीआर के बैक से होते हुए, 33 नंबर लीवर के नॉर्मल बैंड से होते हुए, और ये एलसी बैंड जो आपका आर्मेचर जो लेफ्ट साइड गया यहाँ से होते हुए जाती है। और यहाँ पर एक शर्त और आती है, SR1 जो रिले है, स्टिक रिले, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वन ट्रेन वन लाइन क्लियर का जो फीचर सुनिश्चित करती है, यह रिले शुरुआत कंडीशन में खुद ही पिकअप है खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से। और ये रिले किस तरह से पिकअप है, तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें, यह रिले फर्स्ट व्हीकल ट्रैक के फ्रंट कॉन्टेक्ट से होते हुए चलती है, और SR2 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से SR2 और SR2 के फ्रंट से SR1 से होते हुए SR1 रिले, ये दोनों रिले पिकअप होती है। जहाँ सिंगल होती है वहाँ पे ये एफपीटीआर और खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से ये रिले स्टिक होती है। यानी जब आप ब्लॉक लाइन क्लोज कंडीशन में, तो इनिशियल में ये रिले खुद पिकअप है। कैसे पिकअप है, फर्स्ट व्हीकल ट्रैक के फ्रंट कॉन्टेक्ट से और खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से ये रिले पिकअप है। तो जब आप हैंडल पे लाइन क्लियर करते हो उस समय ये SR1 SR2 पिकअप मिलता है, तो आपकी LCPR रिले पिकअप होती है, यानी आपको लाइन क्लियर मिल गया है। और जैसे ही LCPR पिकअप होता है उस समय देखो आपका एडवांस स्टार्टर के लिए आप कंट्रोल दे सकते हो। तो जैसे आप कंट्रोल देते हो तो देखो सप्लाई कैसे एक्सटेंड होके जाएगी डीआर के लिए। फर्स्ट व्हीकल ट्रैक क्लियर है, SR1 SR2 पिकअप है, LCPR आपका पिकअप हो चुका है, और जैसे आप 33 नंबर लीवर रिवर्स करते हो तो आपकी ये 33 डीआर पिकअप हो जाती है। यहाँ पर 33 का एन बैंड जो है वो क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए काम में लिया है, डबल कटिंग अरेंजमेंट भी दिया है, क्योंकि आउटसाइड के सर्किट को आप कंट्रोल कर रहे हो तो यहाँ डबल कटिंग अरेंजमेंट भी साथ में दिखा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि LCPR जब पिकअप होती है उस समय ये खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से वापस स्टिक होती है। वो क्यों होती है कि एक्चुअल में जैसे आप एडवांस स्टार्टर ऑफ करने जाओगे उस समय, या आपकी जैसे ही 33 डीआर यानी कंट्रोल जब दोगे तो 33 डीआर आपकी पिकअप होती है, तो ये आपका पाथ जो है LCPR का जो नॉर्मल पाथ है जिससे वो पिकअप हुई थी शुरू में, वो कट जाता है। तो उस समय की LCPR ड्रॉप हो जाएगी, और LCPR अगर एक बार ड्रॉप हो गई तो आपका दिया हुआ सिग्नल डेंजर चला जाएगा, वो नहीं जाए। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, LCPR से इसको बाईपास कर देते हैं। किस किस को, 33 के नॉर्मल बैंड को और 33 डीआर के बैक कॉन्टेक्ट को। तो इनिशियल में जैसे आप लाइन क्लियर करते हो उस समय आपकी SR पिकअप है, और LCPR रिले जो होती है वो 33 के नॉर्मल और 33 के बैक कॉन्टेक्ट और फर्स्ट व्हीकल ट्रैक के फ्रंट कॉन्टेक्ट से पिकअप होती है, और पिकअप होने के बाद ये खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से स्टिक हो जाती है। और उसके बाद जब आप सिग्नल देते हो उस समय आपका फर्स्ट व्हीकल ट्रैक पिकअप है, SR1 SR2 पिकअप है, LCPR पिकअप है, और 33 के डीआर पे सप्लाई पहुंच जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि LCPR के सामने उसको भी पैरेलल पाथ से स्टिक किया 33 के DCPR से। ये DCPR से इसलिए करते हैं, एक्चुअल में आपकी PR क्या है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है, वाइब्रेशन से मेक ब्रेक हो सकता है, तो उस समय दिया हुआ सिग्नल डेंजर ना चला जाए, या सामने वाले एंड पे अगर किसी ने हैंडल को वाइब्रेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, हल्का सा किसी ने टच किया, तो उसकी वजह से आपका ये PR डिस्टर्ब होने की वजह से सिग्नल के आपका डेंजर जा सकता है। वो नहीं जाए उसको रोकना सुनिश्चित करने के लिए इसको LCPR के पैरेलल में क्या करते हैं अपन, DCPR से स्टिक करा देते हैं, और ये आपकी रिले पिकअप हो जाती है 33R। और जैसे ये पिकअप होता है आपका एडवांस स्टार्टर ऑफ होता है, और वही आपका टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ऑथोरिटी होती है, गाड़ी आपके ब्लॉक सेक्शन में एंटर होती है। जैसे ही गाड़ी एंटर होगी तो जैसे आपकी फर्स्ट व्हीकल ट्रैक पे जाएगी तो आपका सिग्नल क्या होगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जो लॉक एंड ब्लॉक वर्किंग की शर्त है कि सिग्नल जैसे ऑथोरिटी पे गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो, सिग्नल आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कैसे ऑन होता है, देखो जैसे ही गाड़ी फर्स्ट व्हीकल ट्रैक पर जाती है तो फर्स्ट व्हीकल ट्रैक का पाथ कटेगा, जैसे ये करता है आपकी LCPR ड्रॉप होती है, SR ड्रॉप होती है, और साथ के साथ 33 की DR भी ड्रॉप हो जाती है। देखो जैसे ही फर्स्ट व्हीकल ट्रैक पर जाती है तो आपकी LCPR भी ड्रॉप होगी, SR रिले है वो भी ड्रॉप होगी, और आपकी
डीआर रिले ये भी ड्रॉप होगी, और जैसे ये डीआर ड्रॉप होता है आपका सिग्नल ऑन स्थिति में चला जाता है। उसके बाद गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में दी गई, इसकी सूचना ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, क्योंकि एक्चुअल में एसजी बाइकुला मैक में ऑटो टीओल का फीचर नहीं है, तो अटेंशन कोड के माध्यम से रिसीविंग एंड को सूचना देगा कि गाड़ी ने ब्लॉक सेक्शन को ऑक्यूपाइड कर लिया या गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में एंटर हो गई है। जैसे उसकी सूचना मिलती है तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, वहां पर हैंडल को टीओल कंडीशन में करता है। तो लाइन क्लियर के बाद टीओल में जाता है, और जैसे ही हैंडल को टीओल करता है तो डोर लॉक मैकेनिज्म क्या करता है, वहां पर लाइन क्लियर के बाद जैसे ही हैंडल को टीओल में ले जाएगा तो वहां पर मैकेनिकली उस हैंडल को टीओल कंडीशन में लॉक कर देगा। और जैसे ही वो टीओल कंडीशन में लॉक करता है उस समय आप लोग देखेंगे कि टीओल करने के दौरान आपके लाइन पर पॉजिटिव सप्लाई चल के जाता है और रिटर्न पाथ पर नेगेटिव, जो पीआर और इंडिकेशन सर्किट में देखा था। तो उस समय आपके R2 पे पॉजिटिव सप्लाई आता है और R1 पे नेगेटिव आता है, यानी उस समय रिवर्स कॉन्टैक्ट बनता है, यानी आपका जो आर्मेचर है वो राइट साइड जाता है, यानी ये टीओल कॉन्टैक्ट बनता है। और जैसे ये टीओल कॉन्टैक्ट बनता है उस समय आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट व्हीकल ट्रैक आपका पिकअप हो चुका है सेंडिंग एंड पर, और उसने लीवर को नॉर्मल कर दिया है, डीआर आपकी ड्रॉप हो चुकी है। तो उस समय यहाँ से सप्लाई एक्सटेंड होकर जाती है और टीओल कॉन्टैक्ट से होते हुए एलसीपीआर को पॉजिटिवली प्रूफ करती है वो ड्रॉप हो चुकी है बैक कॉन्टैक्ट के द्वारा, और डीसीआर को वापस प्रूफ करती है कि भाई वहां पर आस्पेक्ट जल नहीं रहा है, और आपकी SR1 रिले पिकअप होती है। और जैसे ही SR1 पिकअप होती है, SR1 का पिकअप होगी जब आप हैंडल को टीओल करते हो, SR1 पिकअप होता है उस समय SR1 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से चल के SR2 पिकअप होता है, और जैसे SR2 पिकअप होता है तो SR2 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से और फर्स्ट व्हीकल ट्रैक के फ्रंट कॉन्टैक्ट से ये दोनों रिले SR1 और SR2 स्टिक हो जाती है। SR1 जो SR2 जो है स्टिक होती है वो SR2 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से, और SR2 जो पिकअप होता है वो SR1 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से पिकअप होता है। और उसके बाद स्टिक किसके द्वारा होगा, SR2 के फ्रंट कॉन्टैक्ट से SR2 भी स्टिक होगा और SR1 भी स्टिक होगा, और हैंडल आपका क्या हुआ, टीओल कंडीशन में जाके लॉक हो गया, और वो तब तक लॉक बना रहता है जब तक ब्लॉक रिलीजिंग की सप्लाई आके उसको नॉर्मल नहीं करा देती है। तो ये आपका LSS कंट्रोल सर्किट है, किस तरह से काम करता है आपको समझ में आया होगा। लाइन क्लियर की तरफ जब करोगे तो LCPR एनर्जाइज होगा, और टीओल की तरफ करोगे तब SR एनर्जाइज होगा। क्लियर? तो यह सर्किट डायग्राम ब्लॉक जब नॉर्मल है हाँ और उसके बाद फर्स्ट जो कंट्रोलिंग ट्रैक है वो फेल होने के बाद LCPR फिर ड्रॉप हो जाएगी इस टाइम हाँ में। ड्रॉप हो जाएगी बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद लाइन क्लियर हम नहीं पूछ सकते हैं। नहीं पूछ सकते हो लाइन क्लियर, लेकिन एडवांस स्टार्टर नहीं आएगा, क्योंकि एडवांस स्टार्टर आने के लिए आपको SR चाहिए। अच्छा एडवांस स्टार्टर ऑफ नहीं होगा, SR, या हाँ तो SR गाड़ी नहीं मिलेगा, ठीक ठीक SR ओके नहीं सर। मिलेगा तो उसको गाड़ी को अथॉरिटी लेके जाना होगा। तो इसीलिए एक्चुअल में यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया जाता है कि एक्चुअल में जब ब्लॉक फॉरवर्ड करते हैं तब ये कंडीशन क्रिएट होती है कि ब्लॉक फॉरवर्ड जब आप करने जाओगे एडवांस स्टार्टर, तो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में ये दिया है डबल लाइन में कि ब्लॉक फॉरवर्ड करने के दौरान स्टेशन मास्टर हैंडल को TOL करेगा। तो टीओल जब करता है तो टीओल वाला पाथ उसको मिलता है, गाड़ी जैसी आगे जाती है फर्स्ट व्हीकल ड्रॉप होता है, लेकिन जैसी वो क्लियर करती है तो इसी पाथ से होते हुए आपका डीआर ड्रॉप और 33 नंबर का लीवर नॉर्मल और टीआर से टीओल कॉन्टेक्ट से होते हुए LCPR बैक, DCR से SR1 वापस पिकअप होगा, और SR1 के फ्रंट से SR2 पिकअप होगा, और SR2 के फ्रंट से वापस दोनों रिले स्टिक हो जाएगी। और जब आपका ब्लॉक फॉरवर्ड कंप्लीट होता है तो वापस अच्छे से स्टिक पाथ उसको मिल जाएगा। हाँ बराबर। तो उसके बाद उसको वापस लाइन क्लोज करना है, मतलब ये है ब्लॉक फॉरवर्ड के दौरान हैंडल को टीओल करना होता है। इसमें वो क्यों करते हैं, SR को पिकअप कराने के लिए। अगर आप नहीं करोगे ब्लॉक फॉरवर्ड करने के दौरान तो उसमें क्या होगा कि आपकी अगली गाड़ी जो जाएगी वो अथॉरिटी लेके जाएगी, हैंडल तो लाइन क्लियर में जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी LCPR रिले पिकअप नहीं होगी। अच्छा सर, हाँ बोलिए। अगर नॉर्मल कंडीशन में है हाँ और किसी तरह से जो ए स्टेशन की जो 24 वोल्ट जो सप्लाई आपने बताया था वो सप्लाई कट हो जाए, हाँ समझ रहे सर, ब्लॉक नॉर्मल कंडीशन में है, अब बी हाँ ए स्टेशन की 24 वोल्ट की सप्लाई है किसी कारण से ना मिले या फिर तो ऐसा रिले ड्रॉप उसके ऐसा रिले ड्रॉप होगी, उसके बाद फिर मैं जब उसकी फ्यूज डाल दिया उसके बाद बी स्टेशन लाइन क्लियर लेगी तो फिर LCCPR कैसे अप होगी सर? नहीं होगी ना, उसको LCPR नहीं होगा, उसके लिए उसको पहले हैंडल को टीओल करना पड़ेगा। अगर वहां पर ऐसी स्टेशन मास्टर को तो पता है नहीं कि क्या हुआ, जी सर, तो क्या करे अथॉरिटी करके दे देते हैं, गाड़ी एक अथॉरिटी लेके जाती है तो करते हैं। लेकिन जिनको पता है या अपन जब जाते हैं तब अपन को क्या करना होता है, सामने वाले एंड को बोल करके टीओल हैंडल को कराना होता है, और जैसे आप हैंडल को टीओल कराओगे तो बाकी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगा। फर्स्ट व्हीकल ट्रैक आपका फ्यूज आपने अटेंड पावर सप्लाई अटेंड कर ली है, डीआर का बैक मिलेगा 33 नॉर्मल, और हैंडल जैसे ही वो टीओल करेगा रिसीविंग एंड का मास्टर सामने वाला, तो उस समय वहां से सप्लाई चल के आएगी, पीआर आपका ऑपरेट होगा,
तो उस समय यहाँ पर आपकी एसआर वापस पिकअप हो जाएगी। ओके ओके सर। ठीक है, तो यह है आपका एलएसएस कंट्रोल सर्किट। क्लियर हुआ? सर इसमें SR1 SR2 लेना जरूरी है? SR1 बताया से ना काम नहीं मैंने, चलेगा? एसआर एक रिले से काम चलेगा अगर आपके पास ऐसी रिले है जिसका पिकअप टाइम 300 मिलीसेकंड से ज्यादा है, तो उसके लिए आप QSPA1 रिले, अगर आपने पढ़ी होगी आरी एरिया में अलग से लगाते हैं, फर्स्ट रिपीटर में लगाते हैं ना, ये, आरी एरिया में QSPA1 क्यों लगाते हैं कि आपकी जो टीपीआर है अंदर की, अगर ट्रैक्शन पे अगर वायर कहीं शॉर्ट होता है तो उस समय आपकी जो टीपीआर है वो तुरंत पिकअप ना हो जाए, उसको ड्रॉप मतलब Yes. टाइम देने के लिए, डिले के लिए वो पहली जो रिपीटर बनाते हैं वो QSPA1 बनाते हैं, तो वो डिले देता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास ठीक है। ऐसी एसआर रिले है जिसका पिकअप टाइम 300 मिलीसेकंड से ज्यादा, आप सिंगल एसआर से ही बना सकते हैं। तो एक्चुअल में अपने पास जो सेल्फ टाइप रिले होती थी उसमें ऑपरेशन टाइम ज्यादा होता था, तो या तो वो लगा के बनाए, अब सेल्फ टाइप रिले तो हट गई, तो दूसरा आप QSPA1 लगा के बना सकते हो, लेकिन QSPA1 कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं होती है, तो अपन क्या करते हैं QNA1 या QN1 रिले बना करके भी सर्किट बनाते हैं। तो QN1 का जो टाइम होता है वो लगभग 180 मिलीसेकंड के आसपास होता है, जो 300 मिलीसेकंड से कम है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दो रिले काम में लेते हैं, SR1 और SR2, ताकि वहां पर उसको मिनिमम ऑपरेशन टाइम जो है, पिकअप टाइम, वो आपको 300 मिलीसेकंड से ज्यादा मिल जाए। क्लियर? ये एक्चुअल में 300 मिलीसेकंड भी क्यों सुनिश्चित करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप हैंडल ऑपरेट करते हो, सामने वाला जब लाइन क्लियर से टीओल करता है, तो एक्चुअल में वाइब्रेशन की वजह से अगर वहां पर पीछे वाले स्टेशन ने अगर हैंडल को नॉर्मल नहीं किया, मतलब एक्चुअल में क्या वो दोबारा एडवांस क्लियर ना हो जाए, उसको सुनिश्चित करने के लिए दिया है कि वहां पर जो टाइम है वो 300 मिलीसेकंड से ज्यादा लगे। क्लियर? आपको खाली ये सुनिश्चित करना है अगर आपके पास ऐसी रिले है जिसका 300 मिलीसेकंड से ज्यादा टाइम है, तो आप सीधा एक रिले बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको ये दो रिले बनानी पड़ेगी। क्लियर? ओके। फिर आपका नेक्स्ट आता है ब्लॉक रिलीजिंग सर्किट। तो ब्लॉक रिलीजिंग सर्किट में अपन यहाँ पर तीन रिले काम में लेते हैं जो ब्लॉक रिलीजिंग में आती है। तो ZR1, ZR2, ZR3 यहाँ पे लिखा है, और सेक्शन में इसका नाम BZR1, BZR2, BZR3 भी हो सकता है, या जो भी नाम है। तीन रिले रहती, तीनों न्यूट्रल रिले और इनिशियल कंडीशन में ड्रॉप होती है। और ब्लॉक रिलीजिंग के लिए शर्त यह है कि ब्लॉक तभी रिलीज होना चाहिए जब गाड़ी को आप सिग्नल पे रिसीव्ड करें, यानी सिग्नल आपका ऑफ स्थिति में होना चाहिए। और उसके बाद दो मिनिमम ट्रैक लेते हैं डायरेक्शन को प्रूफ करने के लिए, गाड़ी जो है सिग्नल पर रिसीव्ड हो रही है और वो ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर दो ट्रैक मिनिमम काम में लेते हैं। और ट्रैक में भी अपन ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो ट्रैक है वो जो फर्स्ट ट्रैक और सेकंड ट्रैक है उसका सीक्वेंस जो ऑपरेशन हो रहा है उसी से ब्लॉक आपका रिलीज हो। तो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक रिसेप्शन सिग्नल दिया है 3/4, जिसमें आपका एक सिग्नल मेन लाइन के लिए रहेगा, एक ब्रांच लाइन के लिए रहेगा, और उसके आगे दो ट्रैक बनाए हैं 3/4 AT, 3/4 BT। तो ये दो ट्रैक इसलिए बनाते हैं डायरेक्शन के लिए, यानी ब्लॉक आपका रिलीज जो है वह ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ, यानी 3/4 AT पहले ड्रॉप हो, उसके बाद 3/4 BT ड्रॉप हो, और उसके पीछे 3/80 पिकअप हो, तो ही आपका ब्लॉक रिलीज हो, नहीं तो नहीं हो। इस सीक्वेंस को सुनिश्चित करने के लिए दो ट्रैक यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्लियर? तो इस ब्लॉक स्टूडेंट में आप लोग देखेंगे कि तीन रिले ZR1, ZR2, ZR3 है, न्यूट्रल कंडीशन में, ड्रॉप इनिशियल में तीनों न्यूट्रल रिले है, तीनों ड्रॉप है, और तीनों ड्रॉप है। और उसके बाद जब आप सिग्नल पे गाड़ी को रिसीव करते हो तो 3 या 4 आपका रिवर्स रहेगा। तो यहाँ पर आपको ZR1 के पाथ में 3 और 4 दिख रहे होंगे पैरेलल पाथ, इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, ठीक है। और आपकी ZR3 ड्रॉप है, यानी पावर सप्लाई चली, ZR3 ड्रॉप है और सिग्नल रिवर्स किया हुआ है। तो गाड़ी जब इसके अंदर एंटर होती है तो पहले 3/4 AT ड्रॉप होगा, 3/4 BT आपका उस समय पिकअप रहेगा। तो यहाँ से सप्लाई चल के जाती है, 3 और 4 के बैंड को प्रूफ करती है कि यहाँ सिग्नल दिया हुआ था, और ZR2 के बैक कॉन्टेक्ट से ZR1 रिले पिकअप होती है, जो बाद में खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से स्टिक हो जाती है। उसके बाद गाड़ी जब आगे पहुंचती है, तो आगे पहुंचेगी तो पीछे वाला ट्रैक क्या होगा, पिकअप, और आगे वाला ट्रैक ड्रॉप रहेगा। तो उस समय देखो ZR3 आपकी ड्रॉप है, 3/4 AT पिकअप हो चुका है पीछे वाला, 3/4 BT आपका ड्रॉप है, और यहाँ पर ZR1 को सीरीज में लिया है ZR2 में। ZR2 के सीरीज में ZR1 इसलिए लेते हैं ताकि ZR2 को ये बताने के लिए कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है, यानी सिग्नल दिया हुआ था, यानी ZR1 में अपन ने प्रूफ कर लिया
3 या 4 रिवर्स था, दोनों में से कोई एक रिवर्स था, और दूसरा 3/480 पहले ड्रॉप हो चुका है, यानी गाड़ी जो है वो ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन की तरफ आ रही है। तो वो ZR1 के द्वारा सुनिश्चित होता है यहाँ पर, और ZR1 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से ZR2 पिकअप होती है और ये खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से स्टिक हो जाती है। ठीक है, अब आपके यहाँ ब्लॉक स्टोरेज में एक चीज आती है कि अगर किसी वजह से हैंडल ट्यूल करना भूल गया मास्टर, तो आपका सर्किट यहीं तक चल के रुक जाएगा और गाड़ी आपके स्टेशन में आ जाएगी। उसके बाद स्टेशन मास्टर को याद आया कि गलती कर दिया, वो भूल गया, तो उसके लिए अपन एक अलार्म सर्किट बनाते हैं ZR2 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से, जिससे क्या है बजर और इंडिकेशन आता है, और जैसे ही बजर इंडिकेशन आता है तो स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि वहां पे ट्यूल कॉन्टेक्ट नहीं बना है। तो दो कंडीशन है, या तो वो भूल गया या फिर प्री मेच्योर ऑपरेशन हुआ, वहां पर वो कॉन्टेक्ट नहीं बना है ट्यूल, तो उस समय वो क्या करेगा, हैंडल को पूरा ट्यूल करेगा। तो लाइन क्लियर से जैसे ही वो ट्यूल करता है, तो मैंने बताया था डोर लॉक मैकेनिकल जो असेंबली है वो हैंडल को मैकेनिकली लॉक तो कर ही देगी, और अगर प्री मेच्योर ऑपरेशन हुआ तो आपकी जो हाफ नॉच है उसमें लॉक हो जाएगा, लेकिन ट्यूल कॉन्टेक्ट आपका ब्रेक रहेगा तो ब्लॉक को रिलीज नहीं होने देगा। तो उसके पहले स्टेशन मास्टर ये सुनिश्चित करेगा कि हैंडल आपका पूरा ट्यूल कंडीशन में जाए। जब वो ट्यूल कॉन्टेक्ट कंडीशन में जाएगा, लॉकिंग कंडीशन में, तो ट्यूल कॉन्टेक्ट आपके मेक होंगे। तो मैंने बताया था ऊपर की तरफ 2 स्प्रिंग कॉन्टेक्ट होते हैं, वो कॉन्टेक्ट तभी मेक होते हैं जब आपका हैंडल ट्यूल कंडीशन में जाता है। तो जैसे ही वो कॉन्टेक्ट बनता है तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्यूल कॉन्टेक्ट से सप्लाई चल के जाती है, ZR2 के फ्रंट से होते हुए ZR3 पिकअप होती है, और जैसे आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है अभी? बराबर आ रही है। सॉरी, फिर बराबर नहीं आ आ रही रही है, बाकी जगह तो आ रही है ना? है। देखो जिनकी आ रही है नहीं आ सर। रही वो अपने यहाँ चेक करें क्या प्रॉब्लम है। बाकी सर। देखो 40 लोग हैं, 45 में से 44 लोग हैं, तो 44 जगह तो जा ही रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो ZR3 आपकी पिकअप कब होती है, जब आपका ट्यूल कांटेक्ट बनता है, यानी हैंडल प्रॉपरली ट्यूल कंडीशन में, तब वो बनेगा। जैसे ही वो बनता है ZR3 पिकअप होती है, और ZR3 पिकअप होता है तो ऊपर देखो बैक कांटेक्ट टूटता है, और जैसे ये बैक कांटेक्ट टूटता है तो ZR1 और ZR2 दोनों ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पर आप ZR2 देखेंगे स्लो टू रिलीज बनाई गई है। ये स्लो टू रिलीज इसलिए बनाते हैं स्विचिंग के लिए, एक्चुअल में कि ट्यूल कांटेक्ट बनने के दौरान ZR3 पिकअप नहीं हुई, उसके पहले ZR2 अगर ड्रॉप हो गई तो क्या होगा, आपका सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा, तो वो नहीं हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको स्लो टू रिलीज बनाते हैं ZR2। स्विचिंग ऑपरेशन है, क्योंकि ZR2 का फ्रंट कॉन्टेक्ट आपके ZR3 के पिकअप में काम में लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉपर हैंडल ट्यूल कंडीशन हो चुका है, और उस समय ZR3 आपकी पिकअप होगी तो ये फ्रंट बैक कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, तो ZR1 और ZR2 दोनों ड्रॉप हो जाती है, और ZR3 खाली खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट और ट्यूल कॉन्टेक्ट से पिकअप रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक कोइल का सर्किट दिख रहा है, तो उसमें आप देखोगे कंट्रोल रिले आपकी 3/4 DR 3/4 HR, ठीक है, फिर आपकी रूट की रिले 3/4 UECR, और आपकी एस्पेक्ट रिले 3/4 HECR 3/4 DCR, ये सब ड्रॉप है। ZR1 ZR2 ड्रॉप है, सिग्नल लीवर नॉर्म 3 नंबर और 4 नंबर नॉर्मल कर दिए गए हैं, ZR3 खाली पिकअप है। तो उस समय आप देखेंगे यहाँ से सप्लाई सीधे कम्यूटेटर कोइल, जो आपने कम्यूटेटर लॉक कोइल जो थी, जो कल मैंने बताया था कम्यूटेटर को जो लॉक होता है तो उसके ऊपर एक लॉक कोइल लगी होती है, तो जैसे ये शर्तें पूरी होती है आपका ZR3 पिकअप होता है, और जैसे आप पीछे का सिग्नल नॉर्मल करते हो और सारे कंट्रोल रिले नॉर्मल होती है, एस्पेक्ट रिले नॉर्मल कंडीशन में जाती है, उस समय आपका जो लॉक कोइल है वो आपका एनर्जाइज होता है, और जैसे एनर्जाइज होता है तो आपका जो कम्यूटेटर डिस्क में जो आर्मेचर जाके उसको लॉक कर रखा है वो बाहर आएगा, जो कल मैंने डोर लॉक मैकेनिज्म समझाया था वैसे वर्क करेगा, और हैंडल आपका क्या हुआ, फ्री हो गया, आर्मेचर बाहर निकल गया। अब आप इसको ट्यूल से वापस लाइन क्लोज कंडीशन में कर सकते हैं, और जैसे ट्यूल से लाइन क्लोज करेंगे तो ट्यूल कॉन्टेक्ट टूटेगा तो ZR3 की सप्लाई टूटेगी, रिले ड्रॉप होगी। जैसे ही ZR3 ड्रॉप होता है तो आपका लॉक कोइल का सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा, आर्मेचर नीचे गिरेगा, और आपने देखा होगा कल डोर लॉक मैकेनिज्म में जब आप हैंडल को एनर्जाइज होता है तो उस समय मैंने बताया था कि आपका रिलीजिंग ब्रैकेट ऊपर उड़ता है, रिलीजिंग लीवर ऊपर जाएगा, वो उसको हटाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन दूर हटेगा, तो आपका होल्डिंग पॉल पुरानी स्थिति में आएगा, और जैसे वो पुरानी स्थिति में आके रुकता है तो ये ZR3 जो डिस्कनेक्ट हुआ आर्मेचर की सप्लाई करते हैं तो वापस आर्मेचर नीचे जाता है और होल्डिंग पॉल पे रेस्ट कंडीशन में बैठ जाता है। अब आपने इस कंडीशन में देखा होगा कि मेरी जो SR है वो पिकअप हो चुकी थी ट्यूल करने के दौरान, वो ट्यूल करने के दौरान किसके लिए पिकअप हुई, अगली ट्रेन के लिए। ठीक है, तो आपकी जो SR होती है वो इनिशियल में खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से ही पिकअप होती है इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में। तो ये है आपका सर्किट, ब्लॉक रिलीजिंग सर्किट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर आपका इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में आता है मेंटेनेंस के दौरान।
हाँ मैं कौन अमित, आवाज कट के आ रही है, बोलो आवाज। बोलो सर, हाँ बोलो। पूछ रहा हूँ सर, एग्जाम में कौन सा सर्किट ज्यादा पूछा जाएगा सर? बोले सर एग्जाम में कौन सा सर्किट ज्यादा अरे पूछा यार, जाएगा आप सर ऐसा? 1 महीने बाद आओगे, अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, 2 घंटे में 4 सर्किट तो याद हो ही जाएंगे। देखो, पुश बटन का तो कोई सर्किट डायग्राम पूछता नहीं है, क्योंकि उसका जो सर्किट डायग्राम है बहुत क्रिटिकल है, वो किसी भी एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाता। खाली उसकी नॉर्मल ये 3/4 ये 3/4 बता दीजिए सर, वो कौन सा ट्रैक आएगा? 384 BT ऐसे आएगा कि क्या आएगा? 3/480 3/4 BT नाम रहता है एक्चुअल में, सिग्नल के नाम पे आप कुछ भी रख दो, आप एक सिग्नल करके कर दो। जैसे सिग्नल नंबर 3 है तो 3T हो जाएगा। 383 BT कर दो, 383 BT। भैया 3 और 4 इसलिए ओके लिखते हैं, 2 लाइन है ना, इसलिए आप जो भी सिग्नल का नंबर दो, आजकल अपन कलर लाइट में तो एक ही नंबर देते हैं, तो आप जो भी नंबर दोगे तो उसकी HR UHR अलग अलग बना लो, जो भी है, ठीक है ना। ओके ओके, अब आपका आता है क्या करें और क्या न करें। हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, SR2 रिले को पॉजिटिव कैसे मिलता है सर, वो जरा बताइए ना। SR2 रिले को पॉजिटिव कैसे मिलता है? ये मिलता है एक्चुअल में, हाँ ये उसमें रिले SR1 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से मिलता है। एक्चुअल में ये FBTR का फ्रंट कॉन्टेक्ट, DR बैक 33N टीओल कॉन्टेक्ट, LCPR का बैक, DECR का बैक, और ये SR1 पिकअप हुआ, और SR1 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से ही SR2 पिकअप होता है। पॉजिटिव सप्लाई आया, अच्छा बराबर, ठीक है बराबर, राइट सर। और जैसे ये पिकअप होता है तो ये फ्रंट कॉन्टेक्ट मिल जाएगा SR2 का, जो इसको स्टिक कराएगा FBTR और SR2 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से। SR2 भी स्टिक होगा और SR1 भी खुद के फ्रंट कॉन्टेक्ट से वापस स्टिक होगा SR2 के माध्यम से। क्लियर? चले आगे। राइट सर। ओके, फिर आपका आता हेलो। है, हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें जैसे ही गाड़ी सेक्शन में एंटर होती है हाँ, तो एक इंडिकेशन भी आता है ना, जिसको एक्नॉलेज करता है, वो कहाँ है उसमें सर्किट? इसमें दिया नहीं, एक्चुअल में इनिशियल जो ब्लॉक में सर्किट आए थे उसमें सर्किट नहीं थे, ये तो बाद में जैसे लगा कि भाई स्टेशन मास्टर गलतियां कर रहे हैं, फेलियर ज्यादा हो रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ही ZR3 मतलब ये करना भूल गया टीओल, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ZR2 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से बजर इंडिकेशन देते हैं, और दूसरा आपकी लॉक कोइल एनर्जाइज हुई कि नहीं हुई, तो ZR3 के फ्रंट कॉन्टेक्ट से अपन एक अलग से इंडिकेशन देते हैं जो ये बताता है कि लॉक कोइल पे सप्लाई पहुंच चुकी है। क्लियर? ये सब नॉन वाइटल सर्किट है, अलग से बनाए गए हैं एडिशनल हेल्प के लिए, अलग अलग रेलवे में, तो उसमें ठीक है। एक्नॉलेज होते ही वो बजर बंद हो जाता है ना, तो हाँ, तो वो ZR2 है ना, जैसे ही वो कटेगा तो आपकी जो रिले पिकअप होगी तो बजर बजना बंद हो जाएगा, टीओल कॉन्टेक्ट जैसे ही बनेगा तो आपकी ZR3 पिकअप नहीं होगी, वो जैसे ही ZR3 पिकअप हो ZR2 ड्रॉप हो जाएगा, तो बजर बजना और इंडिकेशन दोनों चला जाएगा। ZR2 से ही देते हैं उसको, ताकि बजर बजता रहता है, जो ये बताता है कि स्टेशन मास्टर ने हैंडल पूरा टीओल नहीं किया है। जैसे आप टीओल करते हो तो ZR3 पिकअप होता है, ZR3 जैसे पिकअप होता है तो ZR1 ZR2 दोनों ड्रॉप हो जाती है, तो आपने ZR2 से जो बजर और इंडिकेशन दिया वो जलना बंद हो जाता है। नहीं सर, वो जब तक वो ट्रैक क्लियर नहीं होगा तब तक तो बचता रहेगा वो, ट्यूल करने के बाद भी। हैं? फर्स्ट ट्रैक, जब तक फर्स्ट ट्रैक क्लियर नहीं होगा दूसरे हाँ, तो ये स्टेशन का मैंने बताया तब ना, तक आपके तो वो अलग बचता ही अलग रहेगा ना। अलग अलग रेलवे में अलग अलग वो TR उसके लिए दिया है, लॉक कोइल का जो है ना, ये आप जब तक लॉक नहीं एनर्जाइज नहीं करोगे ZR3 का, तो इसके फ्रंट कॉन्टेक्ट वो से दिया हुआ है, ZR3 के कॉन्टेक्ट से ही दे रखा है, वो बचता रहेगा जब तक, और जब आप उसको लाइन क्लोज हाँ करोगे तब तो तक बजना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ओके, ओके ना? क्लियर हुआ? चले आगे, आगे चलें। आगे चलिए सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्या, हृदय राम शुक्ला जी बोलिए, क्या कह रहे हो? हाँ पढ़िए सर आगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें आता है क्या करें क्या सर ना करें। चलिए। तो इसमें आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके स्टेशन पे जो PR लगी है, वो भी मैंने शुरू में बता दिया था, S31/80 जो IRS स्पेसिफिकेशन है, वही रिले का आपको प्रयोग यहाँ पे करना है। फिर आपको ये सुनिश्चित करना है कि PR रिले का ओवरऑलिंग ब्लॉक के साथ हो जाना चाहिए, यानी ब्लॉक का जब ओवरऑलिंग करेंगे
इस पीआर का भी ओवरऑलिंग उसके साथ कराना है। फिर आपको यहाँ पर सुनिश्चित ये भी करना है कि जो आप एसआर सर्किट बना रहे हो तो उस एसआर सर्किट का जो मिनिमम पिकअप टाइम है वो 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कम है तो आपको वहाँ पर 2 रिले, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था, वो बना करके आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप QN1 या न्यूट्रल टाइप के लोगे तो 2 लगाना पड़ेगा, अगर QSPA1 है तो आप इसको 1 रिले से भी बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना है कि ब्लॉक क्लियरेंस सर्किट में 2 मिनिमम ट्रैक लेने हैं। फिर आपका ब्लॉक का जो लाइन करंट है वो 25 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना है। फिर आपको ब्लॉक को कब काम में नहीं लेना है, अगर आपके ब्लॉक का कांच या इंडिकेशन टूटा हुआ है या आपने सामने से कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा और आपके निडल पे रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं, या फिर आपने हैंडल को लाइन क्लियर नहीं किया है और आप एडवांस को ऑफ कर सकते हैं अगर किसी वजह से वो ऑफ हो रहा है, या फिर हैंडल का जो ट्यूल से लाइन क्लियर जा रहा है, मतलब आपने हैंडल लाइन क्लियर से ट्यूल में ले गए और लॉक हुआ नहीं और वापस लाइन क्लोज कंडीशन में आ रहा, तो इस कंडीशन में आपको ब्लॉक को काम में नहीं लेना है, उसको ओवरऑलिंग के लिए भेज देना है, ब्लॉक को सस्पेंड करना है। फिर आपको ये भी देखना है कि ब्लॉक के ऊपर जो इंडिकेशन है वो प्रॉपर आने चाहिए, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर फुल डिफ्लेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं पार्सली डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको काम में नहीं लेना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ब्लॉक के ऊपर। तीसरा, आपको यहाँ पर एक चेक भी करना है ब्लॉक के ऊपर कि वहाँ पर बगैर लाइन क्लियर पूछे एडवांस स्टार्टर ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर मेंटेनेंस के दौरान आपको 2-3 चीज़ें और देखनी है। ब्लॉक के ऊपर जो सीलिंग और लॉकिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर सील्ड होना चाहिए। इंटरनल वायरिंग इस तरह से ड्रेसिंग के साथ हो, वो ऑब्स्ट्रक्शन जब आप ऑपरेशन हो तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे आपस में, यह सुनिश्चित करना है आप लोगों को। और दूसरा, आपको इसमें ये चेक करना है कि आपका जो ब्लॉक बैटरी किसी और सर्किट में काम में नहीं लेनी है। जो ब्लॉक की बैटरी है वो ब्लॉक के सर्किट में ही काम में लेना, किसी और में उसको काम में नहीं लेना है। यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल दिया है, ये हावड़ा, पोदनूर और बाइकुला मैक में, तो ये कल मैंने आपको इंटरनली तो बता ही दिए थे। यहाँ पैरामीटर वाइज थोड़ा सा दे रखा है, तो आप लोग जिनको जरूरत है वो देख लें। वैसे अपन को यहाँ पर बाइकुला मैक ही पूछा जाता है, बाइकुला मैक को ही ध्यान में रखना है। फिर फेल कब माना जाएगा, तब ये थोड़ा बता ही था आपका, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में बगैर किसी ऑपरेशन के अगर आपको फॉल्स इंडिकेशन या डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो उसको काम में नहीं लेना है। बैटरी का सील या ब्लॉक के ऊपर सील टूटा हुआ है तो उसको आपको काम में नहीं लेना है। आपका जो इंडिकेटर है उसका कांच टूटा हुआ तो काम में नहीं लेना है। यदि हैंडल को ट्यूल से लाइन क्लोज में बिना ट्रेन के पहुंचे घुमाया जा सकता है, यानी आपका गाड़ी पहुंचे नहीं और आप हैंडल को लाइन क्लोज कर सकते हो, किसी वजह से अगर वो लाइन क्लोज हो गया, उस ब्लॉक को काम में नहीं लेना है। साथ में अगर गाड़ी आपकी एक ब्लॉक सेक्शन को पार करके सामने मतलब इसमें यहाँ पर ये सुनिश्चित करना है, जब एक ट्रेन को लाइन क्लियर पूछा और वापस, एक्चुअली इसमें कैंसिलेशन का ऑपरेशन नहीं है। जैसे आपका जो सिंगल लाइन सेक्शन में होता था ना, नॉर्मल कैंसिलेशन, पुशबैक कैंसिलेशन, तो अगर आपने यहाँ पर किसी गाड़ी को पुशबैक किया है तो उस समय आपको ब्लॉक को काम में नहीं लेना है, सस्पेंड रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये ब्लॉक के फेलियर्स रहेंगे अलग अलग तरह के। फिर अपन आते हैं कि आप आरई में जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस ब्लॉक को आरई में भी काम में ले सकते हैं। आरई में काम में लेते समय अपने साथ समस्या आती है ब्लॉक सेक्शन में कंडक्टर की, तो उसके लिए यहाँ पर एक फैंटम सर्किट डिजाइन किया जाता है। उसके लिए एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आरडीएसओ द्वारा जो अप्रूव्ड ट्रांसफॉर्मर है वही आपको काम में लेना है। और ये 1:1, यानी इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो टर्न्स की संख्या होती है वो सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, दोनों सेम संख्या के होते हैं। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, और आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा एक टॉप में और एक बॉटम में। तो टॉप वाला जो है वो बेल सर्किट के लिए काम में लिया है और बॉटम वाला टेलीफोन सर्किट में, यानी दो जो 4 कंडक्टर लिए, तो टॉप के 2 कंडक्टर आपके बेल सर्किट में चले जाएंगे, बॉटम के 2 जो है वो आपके टेलीफोन सर्किट में काम में ले लेते हैं। अब यहाँ पर टेलीफोन में तो एसी सिग्नल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ट्रांसफॉर्मर में दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा सेम पावर का सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर जब 1:1 की बात करेंगे तो सेम पावर का सिग्नल ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन बेल के मामले में क्या है, बेल आपकी डीसी फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको एक बेल इक्विपमेंट काम में लेते हैं, जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है। बेल इक्विपमेंट में क्या होता है, एक्चुअल में आपका एक ऑसिलेटर सर्किट लगा होता है और एक रिले लगी होती है बीएनआर के नाम से। तो जब आप बेल पेन जब प्रेस करते हो उस समय वो रिले एनर्जाइज होती है, और जैसे ही वो एनर्जाइज होती है आपका यहाँ पर ऑसिलेटर सर्किट को फीड जाता है,
और ये आपके डीसी जो आ रही है आपकी 12 वोल्ट जो बेल बैटरी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर एसी में कन्वर्ट होती है, और वो जो एसी होती है 150 हर्ट्ज की एसी होती है। कितना होता है? 150 हर्ट्ज का एसी होता है, और वो 150 हर्ट्ज का एसी इस रिले के फ्रंट कॉन्टेक्ट से होते हुए लाइन पर जाता है और सामने वाले एंड पर पहुंचता है। जब सामने वाले एंड पर पहुंचेगा तो ये लाइन पर पहुंचता है, तो उस समय वहां पर वो रिले बीएनआर ड्रॉप है, तो उसके बैक कॉन्टेक्ट से ये रेक्टिफायर सर्किट की तरफ आता है, और ये रेक्टिफायर वापस उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जैसे ये डीसी में कन्वर्ट होता है तो अब बाकी का अंदर वही बेल रिले एनर्जी होगा, और बेल रिले एनर्जी होगा तो वहाँ की लोकल बेल बैटरी से सप्लाई जाती है और वो आपकी बेल को ऑपरेट करती है। तो इस तरह का यहाँ पर एक बेल इक्विपमेंट लगता है जो क्या करता है, वहाँ पर डीसी को एसी में और वापस सामने वाले एंड पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको बोलते हैं बेल इक्विपमेंट, जो आपके डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है अलग से। और दूसरा आपका लगता है फिल्टर यूनिट। फिल्टर यूनिट इसलिए लगाते हैं कि एक्चुअल में आपका जो कंडक्टर है, आपका जो ट्रैक्शन है वो एसी है, उसके चारों तरफ जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो एसी फॉर्म में होगा, तो वो आपका लाइन के ऊपर आएगा। तो आपके इस डीसी के साथ वो ब्लॉक के साथ अंदर जाकर के अनसेफ कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है, तो नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए आरडीएस ने आपको अप्रूव्ड टाइप का एक लो पास फिल्टर यूनिट दिया है, वही आपको काम में लेना होता है। और उसके अंदर अपने यहाँ पे क्या करते हैं, दो कोइल S1 और S2 सीरीज में जुड़ी होती है, और उसके सेंटर में एक संट के रूप में, एक्चुअल में कोइल सीरीज में है, कैपेसिटर संट में होता है, पैरेलल में लगा होता है। और यहाँ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे तो S1 और S2 टॉप में एक कोइल होती है एक कंडक्टर के लिए, यानी एक पाथ के लिए, एक ब्लॉक का जो बताया ना 2 लाइन वायर चलते हैं आपके, तो एक लाइन वायर में वो काम आ जाएगा। और नीचे वाला S1 और S2 जो होता है वो दूसरे लाइन वायर के लिए काम में आता है, यानी टॉप और बॉटम इंडिकेटर को जो कोइल होती है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है वो संट में लगा होता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो पहले लेवल पे मैंने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मर में सेंटर टैपिंग काम में ली, यानी मेरा जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मर के सेंटर पोजीशन पे न्यूनतम होगा। तो यहाँ से मैं सेंटर टैपिंग से एक कंडक्टर उठाता हूँ, एक को S1 से ऊपर वाले से जोड़ूंगा, दूसरे से सेंटर टैपिंग से उठाऊंगा, दूसरे पे जोड़ दूंगा, यानी वो आपके ब्लॉक के 2 लाइन वायर हो गए, जो आपको एक टॉप से जुड़ा हुआ है, एक आपका बॉटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपके इस कंडक्टर में थोड़ी बहुत अगर एसी आई यहाँ पर, तो चौक क्या करती है, एसी को ब्लॉक करती है, डीसी को पास करती है। तो यहाँ पे फिल्टर आउट होगा पहले लेवल पे। उसके बाद आगे गया, मान लो उसमें थोड़ी बहुत एसी बची, तो वो एसी क्या करेगी, इस कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर फिल्टर यूनिट का एक अलग से अर्थ बनाया जाता है जो इस एसी को सीधा बाईपास कर देगा। और डीसी सप्लाई जो होती है वो इस प्लेट के कंडक्टर से होते हुए S2 की तरफ जाएगी। यहाँ पर सेकंड लेवल पर और फिल्टर आउट होता है, थोड़ी बहुत एसी होती है, वहां पे ब्लॉक होती है, ब्लॉक के अंदर सिर्फ डीसी ही जाती है प्योर। सेम आपका दूसरी तरफ रहेगा। यहाँ पर आप इनपुट एंड पर एक देखेंगे लाइटनिंग डिस्चार्जर भी लगा होता है। अगर मान लो किसी वजह से लाइटनिंग होती है तो वो लाइटनिंग आपके इस कंडक्टर के माध्यम से होते हुए ब्लॉक के अंदर न चली जाए, तो उसको रोकने के यहाँ लाइटनिंग डिस्चार्जर लगा होता है। और यह लाइटनिंग डिस्चार्जर की जो वैल्यू होती है वो 150 वोल्ट होती है यानी 150 वोल्ट से जैसे ही ज्यादा वोल्ट मिलेगा तो वो क्या करेगा, उस सप्लाई को ग्राउंड की तरफ भेज देगा, ब्लॉक के अंदर की तरफ उसको नहीं जाने देता है। तो इस तरह का आपका एक आरडीएसओ अप्रूव्ड का एक फिल्टर यूनिट होता है, इसको लो पास फिल्टर यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर आपके जो कोयल के पैरामीटर हैं S1 के, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आता है। तो S1 जो है, इसकी कोयल का जो रेजिस्टेंस होता है वो 50 ओम होता है, और इंपीडेंस जो रहेगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो आपका 40,000 ओम रहेगा। S2 कोयल का जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है, और इसका जो इंपीडेंस है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो आपका 20,000 ओम रहेगा। और यहाँ पर जो कैपेसिटर काम में लिया जाता है C1 जो है वो 4 ले का कैपेसिटर है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है या कैपेसिटेंस जो होता है वो 10 माइक्रोफेराड का होता है। और लाइटिंग डिस्चार्जर जो काम में लेते हैं वो 150 वोल्ट का यहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये बेल यूनिट आपको बताया था। तो आरी एरिया में ये आपका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर देखो सेंटर में 4 लाइनें दिख रही है, 1 2 3 4, और लेफ्ट और राइट में आपके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और वहीं पे सेंटर टैपिंग से ब्लॉक के लिए सप्लाई उठा रखी है। ठीक है, तो ये इस तरह का सर्किट डायग्राम है। आप लोग इसको ड्राइंग में देख के अच्छे से समझ लेना। फोटो में नहीं समझ में आए तो आप बाद में जब यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे तो वहां पर पूछ सकते हैं वापस। यहाँ पर ये कंप्लीट डायग्राम दिया है फिल्टर यूनिट और आपका बेल इक्विपमेंट के साथ में। ठीक है, तो ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आप इसको देख लेना किस तरह से। मोटा मोटा आपको खाली ये बताना है फिल्टर यूनिट जो है वो लो पास फिल्टर है, पैरामीटर ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था 2 कंडक्टर आपके 2 लाइन वायर आते हैं, टॉप और बॉटम दोनों के लिए यहाँ पर यह सेम फिल्टर यूनिट काम आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका फिल्टर यूनिट का अर्थ अलग से होता है, ब्लॉक का अर्थ अलग से रहेगा, ये ध्यान रखें।
फिर आपका मेंटेनेंस कार्यक्रम आता है। तो मेंटेनेंस इसमें आप मेंटेनर में अगर देखेंगे तो सब 15 दिन का मेंटेनेंस दिया हुआ है, 15 डेज का, दो चीज़ों को छोड़िए जो 15 और 16 नंबर में है। तो पहले अपन याद कर लेते हैं भाई 15 दिन में क्या देखना है। तो हर 15 दिन में आप जब भी ड्यूटी पे जाते हैं तो आपको ब्लॉक के ऊपर लॉकिंग सीलिंग जो है वो चेक करना है। ब्लॉक की बैटरी अगर एसएम ऑफिस में रखी है तो उसको भी आपने देखा होगा, ब्लॉक के रूम मतलब एसएम ऑफिस जो ब्लॉक बैटरी रखी होती है तो वो भी कवर्ड होती है, सील्ड होती है, तो वो आपको चेक करना है। सीलिंग और लॉकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, किसी प्रकार का वहाँ पे इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए। एसएम की का फंक्शन आपको चेक करना है, एसएम की प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसको चेक करना है। फिर आपको आपके जो इंडिकेशन आ रहे हैं उसको आपको चेक करना है ब्लॉक के ऊपर। पीआर का जो वर्किंग है वो चेक करना प्रॉपर है कि नहीं है, यानी पोलरिटी आ रही है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना है। साथ पर हैंडल पे लॉकिंग चेक करना है। लॉकिंग यानी वही कंडीशनल लॉकिंग, जब आपका हैंडल लाइन क्लियर से ट्यूल में आए तो लॉक हो जाना चाहिए। लाइन क्लियर किया उसके बाद ट्यूल जब भी करो तो वो लॉक हो जाना चाहिए। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि प्री मेच्योर ऑपरेशन में जब आप लॉक कर रहे हो उस समय आपका ट्यूल कॉन्टैक्ट नहीं बनना चाहिए। वो कॉन्टैक्ट तभी बनना चाहिए जब आपका हैंडल फुल्ली 20 डिग्री ऑपरेट हुआ है और आपका आर्मेचर फुल्ली लॉकिंग नॉच में गिरा है। ये आपको सुनिश्चित करना है, चेक करना है। और स्प्रिंग कॉन्टैक्ट चेक करना है, उसका प्रेशर चेक करना है, और आपके स्प्रिंग कॉन्टैक्ट और ब्रास के कॉन्टैक्ट के बीच में प्रेशर लूज तो नहीं है वो चेक करना है, कहीं पिटिंग तो नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है। फिर आपकी फिटिंग्स है, सभी नट बोल्ट स्क्रू है, ड्रेसिंग है अंदर केबल की, वो चेक करनी है कहीं लूज तो नहीं है, जिसकी वजह से क्या जब आप ऑपरेट करते हो तो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। ब्लॉक की और टेलीफोन की बैटरी आपको 15 दिन में चेक करनी है, उसमें आपको ग्रेविटी है, वोल्टेज है, वो चेक करना है। फिर आपका बिना लाइन क्लियर दिए एडवांस स्टार्टर ऑफ नहीं होना चाहिए, ये आपको 15 दिन में चेक करना है। फिर आपकी हाफ नॉच जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो चेक करना है कि अगर हैंडल पूरा लॉक नहीं हुआ मतलब 20 डिग्री नहीं घुमा है तो उस समय हैंडल आपका जो है लाइन क्लियर के बाद अगर गया तो वो उस कंडीशन में लॉक हो जाना चाहिए, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ब्लॉक रिलीजिंग की शर्तें चेक करनी, ब्लॉक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी वो भी फर्स्ट सेकंड ट्रैक से जब गाड़ी आ रही सिग्नल दिया हुआ तभी रिलीज होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। लाइन करंट आपको चेक करना है, 25 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका बेल यूनिट, फिल्टर यूनिट और लाइटनिंग डिस्चार्जर को मंथली चेक करना है। ब्लॉक का अर्थ का जो मेंटेनेंस है उसको भी मंथली चेक करना है। और ब्लॉक के अर्थ में आप चेक करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि उसका जो वहाँ ड्राई नहीं होना चाहिए, कोरोडेड नहीं होना चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको चेक करना है उसमें। तो ये आपका मेंटेनेंस हो गया। इसके साथ ही आपका ये डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है मेरी तरफ से। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसमें सर क्या बोल रहे हो? बेल वाले में सर अर्थ रेजिस्टेंस 10 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट जितने भी हैं अर्थ की वैल्यू 10 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे आपका ब्लॉक का फिल्टर का अर्थ हो या ब्लॉक का अर्थ हो। यहाँ पर आपको ये सुनिश्चित करना है ब्लॉक का अर्थ और फिल्टर का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, सेम अर्थ नहीं होने चाहिए। ओके। बेल रिले के लिए सर जो बताया था, क्या बोल डीसी रहे हो? वोल्टेज, क्या बोल रहे हो? डीसी वोल्टेज, हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। वो डीसी वोल्टेज जो फिल्टर के थ्रू हो रहा था हाँ उसमें चार ब्रिज रेक्टिफायर लगे थे। ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें क्या 2 रेक्टिफायर से नहीं हो सकता? ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा होने के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए होंगे, आपका अगर सिंगल यूज करोगे तो आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है रिवर्स कंडीशन में डायोड के जलने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर काम में लिया जाता है। आपने अगर फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो एक तरफ आप देखेंगे 2 रेक्टिफायर जब डायोड काम में लेंगे तो एक डायोड आपका रिवर्स बायस में रहेगा, एक फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो उस समय रिवर्स बायस के ऊपर क्या है, जो वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से उसके खराब होने की संभावना रहेगी, तो वो नहीं हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 4 ये डायोड काम में लेते हैं जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ये आप प्रॉपर अगर पढ़ना तो आप गूगल पे सर्च करना ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में कंपैरिजन, वहां पर ये आएगा पीक इनवर्स वोल्टेज का जो रोल है वो ब्रिज रेक्टिफायर में कम होता है, यानी वहां पर आपके डायोड की लाइफ बढ़ जाती है। भाई आप जब फुल वेव में काम करोगे तो आप एक डायोड तो फॉरवर्ड रहेगा, एक रिवर्स रहेगा ना, तो उसके ऊपर उल्टा वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा तो उसके क्या खराब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। यार ब्रिज तो एसी से डीसी बनाता है ना? हाँ एसी तो डीसी वो भी बनाएगा, फुल वेव में 2 डायोड से भी बन जाएगा। ये जो पूछ रहा है ना त्रिवेणी,
ये बोल रहा है कि भाई 4 डायोड ही क्यों हाँ। काम में लिए हैं, 2 डायोड से भी तो काम चल सकता है। यहाँ पर जो अपन ने रेक्टिफायर में 4 डायोड लगाए हैं, ये जो 4 डायोड 2 डायोड से भी डीसी बना सकते हैं। तो मैंने उसको ये बताया भाई 2 डायोड से बनाओगे तो एक कंडक्ट करेगा, दूसरा रिवर्स कंडीशन में रहेगा, तो उसके खराब होने की आप एक काम करो, गूगल पे सर्च करो कंपैरिजन फुल वेव रेक्टिफायर। एक्चुअल में 2 डायोड से बनाते हो उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और 4 डायोड से बनाते हो उसको बोलते हो ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों के कंपैरिजन वहां पे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा क्या है। क्लियर? सर एक्चुअली ये में पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें आधा हो जाता फेल हो है। जाए, हाँ, सर ये ब्लॉक टेलीफोन फेल हो जाए तो मास्टर क्या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल कर सकता है क्या? आपके वहां पर HWR में क्या दिया वो देखना पड़ेगा। आपका जो HWR है ना, स्टेशन वर्किंग जो रूल होता है, उसमें क्या दे रखा है, एक्चुअल में क्या होता है, वैसे एक गाइडलाइन आ गई है, ब्लॉक का अगर फोन फेल होता है तो ब्लॉक को फेल नहीं करेगा अगर अल्टरनेटिव मींस वहां पर अवेलेबल है। अल्टरनेटिव मींस में दिए गए हैं, रेलवे का कंट्रोल फोन है, दूसरा आपका ऑटो फोन है जिसके ऊपर आपका नंबर डिस्प्ले करेगा स्टेशन का, और अगर आपका BSNL का फोन है तो BSNL फोन पे भी नंबर डिस्प्ले करेगा। तो आज के डेट में एक लेटर आ रखा है, उसमें वो फेल नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको HWR पढ़ना चाहिए, क्योंकि HWR में अगर वहां लिखा है तो वो फेल कर सकता है। तो उसके लिए आपको HWR में पहले करेक्शन कराना पड़ेगा, और उसमें एक लेटर आया हुआ रेलवे बोर्ड का, वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो अगर बता के आप उसमें अल्ट्रेशन करा देंगे तो उसके बाद वो फेल नहीं कर सकता है। अभी उसके पास हथियार ये, अगर आपके स्टेशन पे कर रहा है तो पहले आप HWR चेक करें, HWR में क्या लिखा है, और अगर उसमें है तो उसको करेक्शन करवाना पड़ेगा। करेक्शन हो गया उसके बाद वो फेल नहीं कर पाएगा। अगर वहां लिखा है तो वो फेल करेगा, वो तो बोलेगा मैं तो इस रूल को फॉलो करूंगा, HWR को। अगर आपको है तो आप करेक्शन करवाओ। तो इसमें क्या अपनी डिफिशियंसी होती है, जब अपन स्टेशन पे HWR बनाते हैं तो काफी बार कट पेस्ट करके लाते हैं इधर उधर से, तो ये चीजें अल्ट्रेशन करना भूल जाते हैं। वैसे लेटेस्ट में जितने भी आ रहे हैं उसमें HWR में ये लिखा हुआ है, अल्टरनेट मीन्स अगर अवेलेबल है तो फेल नहीं करेगा। हृदय राम शुक्ला जी सुन रहे हैं? ठीक सर, ठीक सर। थोड़ा HWR आप देखिएगा, वहां पर अगर लिखा है तो फेल करेगा, नहीं लिखा तो वो फेल नहीं कर पाएगा फिर। राइट सर। सर इसकी PDF डाल दीजिएगा आज। हाँ, PDF आज डाल दूंगा 100% भैया। जी ठीक। अटेंडेंस लिया है कि सर? अटेंडेंस सब लूंगा ना। ठीक सर। कौन कौन नहीं है वो अपनी तरफ से नाम बतावें। वो नाम थोड़ी बताएगा सर। मतलब भरोसा नहीं, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे यहाँ पे भी है। जैसे 45 में सर जो नहीं होगा वो 44 कैसे बताएगा सर? हाँ सही बात है, कुछ लोगों ने लीड भी ज्वाइन किया है। 48 में से 44 लोग लॉगिन है, जिसमें 2 तो प्रेजेंट है नहीं, 2 गायब है। देख लेते हैं कौन कौन नहीं है। रोल नंबर 1, आवाज आ रही है? रोल नंबर 1 हाँ जी, आ रही है आवाज। यस सर। अजय कुमार। हाँ यस सर। हाँ जय कुमार, यस सर। ओके। अमित कुमार, बॉम्बे डिवीजन अमित कुमार 2 नंबर। भास्कर वी पाटिल। प्रेजेंट सर। ओके भैया, भास्कर वी पाटिल सर। ओके भैया। सतीश कुमार पांडे। प्रेजेंट सर। शंकर भगत। प्रेजेंट सर। ब्रज किशोर कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। फिर पंकज कुमार अकेला। प्रेजेंट सर। विनोद कुमार पटेल। प्रेजेंट सर। ओके भैया। प्रेजेंट सर। विनोद कुमार पटेल ना। हाँ प्रेजेंट सर। तौसीफ अहमद पठान। प्रेजेंट सर। उमेश साक्य। प्रेजेंट सर। हृदय राम शुक्ला। प्रेजेंट सर। रविंद्र कुमार जैन। प्रेजेंट सर। त्रिवेणी कुमार। प्रेजेंट सर। संजय कुमार। संजय कुमार।
प्रेजेंट सर। प्रवीण कुमार, प्रेजेंट सर। आशुतोष कुमार त्रिवेदी, अहमदाबाद। प्रेजेंट सर। सुमित कुमार, प्रेजेंट सर। अमर किशोर राम, अमर किशोर राम। सुरेंद्र कुमार शर्मा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सुरेंद्र कुमार शर्मा ना। प्रेजेंट सर। हाँ सर, सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेश चंद बेरवा, सुरेश चंद बेरवा। प्रेजेंट सर। सुनील प्रसाद, प्रेजेंट सर। संजय पासवान, संजय पासवान। शेख चांद, प्रेजेंट सर। ओके भैया। शेख चांद हुसैन राजकोट, यस सर। राजेश उपाध्याय राजकोट, यस सर। अंशु कुमार, प्रेजेंट सर। विकास एम, यस सर। आशीष राज, यस। प्रेजेंट सर। इंद्रजीत कुमार, भूपत बच्चू, भूपत भाई, प्रेजेंट सर। ओके भैया। अमित गुप्ता आज भी एब्सेंट है। नेक्स्ट है रग्गालाल, प्रेजेंट सर। रग्गालाल, हाँ प्रेजेंट सर। ओके भैया। नवाब अली, नवाबली प्रेजेंट सर। ब्रिजेश कुमार, ब्रजेश कुमार 33 प्रेजेंट सर। ओके भैया। नवीन सिंघानी, प्रेजेंट सर। मदन लाल, नवीन सिंघानी प्रेजेंट। ओके भैया। मदन लाल आपके अजमेर से ज्वाइन नहीं हुए यार अभी तक? अब तो लगता है अगले कोर्स में आएंगे। अब क्या आएंगे? प्रदीप कुमार शर्मा, प्रेजेंट सर। लोकेश शर्मा, प्रेजेंट सर। जहीर ताज, जहीर ताज, पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ओके। श्रवण कुमार, यस सर। यस सर। यस सर। श्रवण कुमार सर, यस सर। हाँ पुष्पेंद्र कुमार हो गया। हाँ पुष्पेंद्र कुमार हो गया। कुमार आगे श्रवण कुमार, उदयराम, उदयराम, प्रेजेंट सर। उदयराम प्रेजेंट। भरत भूषण, भरत भूषण, प्रेजेंट सर। फिर आपके जहांगीर अली, प्रेजेंट सर। विनोद सिंह, विनोद सिंह, विजय जोशी, प्रेजेंट सर। सुल्तान सिंह मीना, सुल्तान सिंह मीना, सर जहीर का पी लगा देना सर। हरिपाल मीना, सुल्तान सिंह मीना, हरिपाल मीना, प्रेजेंट सर। हरिपाल मीना 47। सर 38। सुल्तान सिंह मीना प्रेजेंट सर। ओके भैया। गगनराज डाबरिया, प्रेजेंट सर 48। ओके भैया। 44। 44 श्रवण कुमार आए नहीं आए? एक, अल्लाह मत कर रखो। 3, चलो ठीक है। सर 46 प्रेजेंट है सर। 46 लगा दिया ना? सुल्तान सिंह का लगा दिया। सुल्तान सिंह। थैंक यू सर।